जैसे मंदिर के बिल्कुल एडज्वाइनिंग में जो मकान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं होता उनका, मंदिर के साथ वाले घरों। पर आप बात कर रहे हो करोड़पति बनने की, आपका मतलब है करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं क्या, लेकिन आपकी पैसे के प्रति सोच क्या हो जाएगी, आप पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी आपके अंदर। एस्ट्रोलॉजी का काम है वो रास्ता बनाना और दिखाना कि जी ये रास्ता आपको वहां तक पहुंचाएगा। हमने इतने सारे वास्तु, एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी वाले पॉडकास्ट करे, पर हमने सारी चीजें जानी जो आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर की हैं। पर आज के इस डॉन टॉक्स के एपिसोड में हमने बात करी है संदेव सर से। संदेव कुमार सर ने हमें यह बताया कि एक्चुअल में एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या है। इस पॉडकास्ट में आप जानोगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। अगर आपने अपने घर का 100% वास्तु कर लिया, सारी चीजें बिल्कुल वास्तु परफेक्ट कर ली है, उसके बाद भी क्या चीजें ऐसी हैं जो इंपैक्ट कर जाती हैं और लोगों की लाइफ में चीजें गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि वरुण भाई प्लीज ये पूछना कि हमने वास्तु सेट कराया, 6 महीने तक हमारा घर बहुत अच्छा करा, सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा चलने लगा, आउटपुट भी आया, रिजल्ट्स भी मिलने लगे, बट 6-7 महीने बाद आके चीजें फिर से खराब होने लगी। क्या था इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का जो जवाब मेरे को मिला वो बहुत लॉजिकल था, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था, और ये आपको पॉडकास्ट में मिलेगा। एक और सवाल किसी ने पूछा था कम्युनिटी से, मैंने एज इट इज पूछ लिया कि क्या वास्तु से करोड़पति बना जा सकता है? तो इसका जवाब भी आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट को लेकर आए और रेमेडीज की बात ना करें? तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं ना, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं कर सकता, तो मैं देखता हूं कि यार डेली लाइफ रेमेडीज क्या हो सकती हैं जो कि मैं कर सकूं, जैसे कि जल्दी उठना, वेल ग्रूम्ड रहना, अच्छे से साफ सफाई रखना, आसपास क्लीनलीनेस रखना, ये भी आपकी वास्तु की परफेक्ट टिप्स होती हैं और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शनि देव जी को प्रसन्न रखना है तो आपको लेबर जो होती है, जो आपके लेबर ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं, उनसे तमीज से पेश आना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज जो आपके ग्रहों को बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर सकती हैं, उनसे बहुत अच्छे आपको बेनिफिट दिला सकती हैं। हमने रियल लाइफ इजी रेमेडीज की बात करी है और स्पेशल है हर एक ग्रह की बात करिए। तो इस एपिसोड में आपको सब कुछ मिलने वाला है एस्ट्रो वास्तु के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मेगा एपिसोड, जिसको आप कह सकते हो फुल फ्लेश्ड एपिसोड है, होलसम एपिसोड है। तो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय संदेव कुमार जी ऑन डॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू डॉन टॉक्स। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम संदेव कुमार है और मैं देहरादून में रहता हूँ और मैं पिछले 18 सालों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में काम कर रहा हूँ। और मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि 18 सालों से अगर लोग रिपीटली मेरे पास आ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम ऊपर वाले की दया से सॉल्व हो रही है और यही मेरा काम है। परफेक्ट सर, हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में, हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में, बट उस सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ देख रही होती हैं, सो आई वांट कि एक ईजी लैंग्वेज में, आज के ज़माने की लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, क्या होता है वास्तु और क्या होता है एस्ट्रो वास्तु साथ में। ज़रूर। देखिए, ये तो बहुत कॉमन सवाल है और ये ज़रूरी भी है पूछना, Right. तो हम इस पर बात करने वाले हैं। और अच्छी बात ये है कि आपने कहा कि इसको इजी लैंग्वेज में बता दो। इजी लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ किसी घर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारे आसपास के ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा, मंगल, सब लोग जानते हैं, इनका जो एक पर्टिकुलर प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, उसको देखने का साइंस ये एस्ट्रोलॉजी है। इसको हम ज्योतिष बोलते हैं और ये ईश्वर की कृपा से आता है। ये ज्योतिष मतलब ऐसी ज्योति जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब ईश्वर ने कुछ रास्ता दिखाया हमें, तो अगर हम उसको अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अब यूज़ मतलब ये नहीं कि आप क्या यूज़ कर रहे हो तो कि बहुत डूब जाओ, या ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी यूज़ करते हो तो आप अपने लाइफ को जी सकते हो अच्छे से। एक्चुअली ये सब साइंस इंसानी जीवन को आसान बनाने के लिए है। तो ये होगी हमारी एस्ट्रोलॉजी। दूसरा आपने पूछा कि वास्तु क्या होता है। देखिए, वास्तु क्या होता है कि अब हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं। लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं या हमारा कोई बिजनेस की जगह है, कोई ऑफिस है, कोई कार्यालय है, वहाँ पर जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, वो वस्तुएं किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इस साइंस का नाम या इस विद्या का नाम वास्तुशास्त्र है। अगर हम उन चीज़ों को कुछ ऐसा प्लेसमेंट कर दें या उन चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल कर लें कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए, तो ये वास्तुशास्त्र हो गया। जब हम इन दोनों साइंस को कंबाइन कर लेते हैं, जो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, अगर हम इन दोनों साइंस को कंबाइन कर लेते हैं, जो रिजल्ट इसके बाद आता है हमारी लाइफ के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। उसमें रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो लगभग 100% होते हैं। करेक्ट। सो
अब मैं बहुत सारे वास्तु और ऑकल्ट साइंस में बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो कम्युनिटी के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक किसी का सवाल आया था जो कि मेरे को भी वैलिड लगा कि हाँ ये सवाल अच्छा है, कि वो कहते हैं कि वो एक सोसाइटी में रहते हैं, उनकी अपार्टमेंट में 16-17 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में उनका, वो कहते हैं कि यार मेरा जो वॉशरूम है वो सबका ही सेम डायरेक्शन में वॉशरूम है, तो मेरी लाइफ में अलग इम्पैक्ट है, मेरे ऊपर वाले के पड़ोसी के लाइफ में अलग इम्पैक्ट चल रहा है, नीचे चल रहा है, और फिर हम घर में भी 4 लोग रहते हैं, हम चारों की लाइफ में अलग इम्पैक्ट चल रहा है। तो फिर वास्तु कैसे स्टैंड कर रहा है, वास्तु के पीछे की साइंस क्या है, लॉजिक्स क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब लोगों के दिमाग में आता है कि भाई एक बिल्डिंग है, वो तो बिल्डर ने एक जैसी डिजाइन की, उसमें सारे फ्लोर का वास्तु एक ही है, राइट। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें क्या है कि वास्तु सिर्फ दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों का नाम नहीं है। हम 15 फ्लैट की बात कर रहे हैं कि 15 फ्लैट एक जैसे हैं, लेकिन क्या हर 15 फ्लैट के अंदर जो भी फ्लैट बने हुए, क्या हर ड्राइंग रूम के अंदर एक जैसे कलर के सोफे लगे हुए हैं? नहीं, उनकी चॉइस अलग होंगी। किसी ने ब्लैक सोफ़ा डाला हुआ है, किसी ने येलो डाला हुआ है, किसी ने कोई और डाला हुआ है। ऐसे ही अगर उसके अंदर 3 बेडरूम है, माना कि एक बेडरूम वेस्ट में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, तो कोई उसमें ईस्ट के बेडरूम में सो रहा है, कोई वेस्ट के बेडरूम में सो रहा है, तो उसके इफेक्ट इस तरीके से बदल गए, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा एक दूसरे से। दूसरा, जैसे हमने अभी बात की थी एस्ट्रो वास्तु की, तो उसमें क्या होता है कि हम इसको देखेंगे जन्मपत्री के आधार पे। अब माना कि मेरी जन्मपत्री है और मेरी जन्मपत्री के मुताबिक मेरे लिए जो साउथ की डायरेक्शन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर उस फ्लैट का, उन सारे फ्लैट जो एक जैसे एक ही बिल्डिंग में बने हैं, उनके सबके दरवाजे साउथ में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, और मेरे लिए साउथ अच्छी रिजल्ट देने वाली दिशा होगी, तो वो फ्लैट मेरे लिए तो बहुत सुखदायी होगा, मैं उसमें बहुत प्रफुल्लित भी रहूँगा और उन्नति भी करूँगा। अगर किसी की कुंडली के अंदर यही साउथ की जो डायरेक्शन है, ये उसकी कुंडली के अंदर अगर नुकसान की डायरेक्शन हो तो उसको नुकसान होगा। इस तरीके से ये हर आदमी के लिए हर फ्लैट अलग रिजल्ट देता है। यहाँ पर इस तरीके से वास्तु को हम देखेंगे। ओके, सो जैसे अब इतना मैंने जाना, और जैसे आपने साउथ बोला, तो एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की, और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी है तो ये आपको डेथ तक ले जाती है, या फिर आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है अगर इस डायरेक्शन में आपका घर है। तो क्या ये सच है, या क्या है इसके पीछे की लॉजिक्स? देखिए, लॉजिक तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भाई किसी ने ये क्लेम किया, देखिए जिसने ये क्लेम किया है वो, उनका अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है। देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे वास्तु वाले लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर, हर वास्तु वाला व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पे और अपने अनुभव के स्तर पे काम कर रहा होता है। और आप भी जानोगे और आप भी इस बात को मानोगे कि जो अनुभव से आया हुआ ज्ञान होता है वही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया है उसको। तो देखिए क्या होता है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमेशा हमें ख़राब रिजल्ट देगी ऐसा नहीं है, किसी को भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके इलाज हो जाते हैं। और बल्कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण, अगर आप चाहें तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं और बहुत पुराने क्लाइंट हैं, और उनका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है उनका, और उनकी जो एंट्री है घर की वो एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में है, और उन्होंने उस मकान में आने के बाद बहुत फ्लोरिश किया। पहले वो छोटे लेवल पे काम करते थे, अब वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और उनके जो है बहुत अच्छे संबंध भी लोगों से डेवलप हो गए, बड़े बड़े लोगों से उनके संबंध डेवलप हुए। तो ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमें बर्बाद कर देगी, किसी को बर्बाद कर सकती है। अगेन मैंने जैसे पहले हमने बात की कि भाई अगर उसकी जन्मपत्री के अंदर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन उसको ख़राब रिजल्ट देगी किसी को, तो कर सकती है, वो तो फिर नॉर्थ ईस्ट की भी कर देगी, जिसको हम सबसे अच्छी डायरेक्शन मानते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, अगर जैसे कुंडली के अंदर एक भाव होता है जो हमारी डेथ का है, मृत्यु का है, अगर जन्म का कोई भाव है तो मृत्यु का भी होगा। तो अगर वो मृत्यु का भाव अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में पड़ता है, तो आपके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन की अगर आपकी फेसिंग है जिसको सब लोग अच्छा मान रहे हैं, तो वही आपके लिए ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, उसको चेक करके ही बताया जा सकता है। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मेरा ये विचार है। ओके, सो सपोज जैसे कि मेरे साउथ वेस्ट में है, तो मेरे को अपनी कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि वो मेरे लिए फलेगा या नहीं फलेगा। वैसे बात तो मैंने यही कही है, लेकिन हम इसमें एक और तरीका है देखने का कि आप साउथ वेस्ट के मकान में रह रहे हो, माना कि आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, और आपने कहीं से सुन लिया कि साउथ वेस्ट की एंट्री हमें बर्बाद कर देती है। आप ये देखिए कि आप वहाँ कितने साल से रह रहे हो।
भाई अगर आप वहाँ रहते हुए आपको 5 साल हो गए और अभी तक आपके लाइफ के अंदर सब सही चल रहा है, तो आपको वास्तु वाले को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो ये तो नेचुरली है कि आपको अच्छे रिजल्ट वहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एंट्री आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो आपको चाहिए और नहीं मिल रहे हैं, या कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आप झेल रहे हो, तो तब आप ज़रूर अपनी कुंडली दिखा के और किसी वास्तुविद को बुला के उसको ठीक भी करा सकते हो। और ये बहुत छोटी मोटी रेमेडीज से भी ठीक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें दरवाज़ा शिफ्ट ही करना पड़ेगा। ओके, सो सपोज जैसे कि कुछ रेमेडीज उल्टा इम्पैक्ट भी करती हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा घर साउथ वेस्ट में है, ओके, और घर में मेरे 4 लोग हैं। तो अब ये 4 लोगों को, जैसे सपोज मेरी बहन को ये अच्छा रिजल्ट दे रही है, मेरे को ये ख़राब दे रही है, और पापा मम्मी के लिए न्यूट्रल है। तो अब इसमें अगर मैं रेमेडी करता हूँ तो क्या पता वो मेरे लिए अच्छी हो जाए, मेरी बहन के लिए ख़राब हो जाए, ये भी चीज़ें होती हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अगर हम एंट्री के संबंध में ही इस बात को बोलेंगे तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आपने कहा कि मेरे लिए अच्छा है, मेरी बहन के लिए ख़राब है और मेरे मम्मी पापा के लिए न्यूट्रल है। तो रेमेडी हम क्यों करते हैं? रेमेडी करते ही इसलिए हैं कि जिसके लिए ख़राब है वो उसके लिए ख़राब रिजल्ट ना दे। जब हम उसको रेमेडी से ठीक करेंगे तो जिसको पहले से अच्छा रिजल्ट दे रही है वो एंट्री, उसको तो देगी ही। अच्छा, जिसको नहीं दे रही है, अब उसके लिए उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। तो उसको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे वो रुक जाएंगे, वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ओके जी, न्यूट्रल हो गया उसका, न्यूट्रल हो गया उसका। ठीक है। तो इसमें ये नहीं होता कि जैसे एनर्जीज ही होती हैं, जैसे मैं देख रहा था किसी की रील पे कि वो कुछ मशीन लेके जाते हैं और फिर एनर्जीज क्लैश होती हैं, कुछ समथिंग वो वैसे चेक कर रहे होते हैं। तो एक तो मैं जानना चाहूँगा, ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि सवाल आता है कि प्रोसेस क्या रहता है अगर हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं, या आपकी बात करते हैं, आपको अगर मैं बुलाता हूँ कि सर मेरे घर में आओ या मेरी फैक्ट्री में आओ या ऑफिस में आओ, तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, एक बार आप वो एक्सप्लेन करोगे? जरूर। मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने बोला कि लोग कुछ मशीन लेके आते हैं और वो चेक करते हैं, हाँ, देखिए ऐसे ही होता है कि जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली आजकल सबसे पहले वो क्या चेक कर लेते हैं? बीपी चेक करते हैं। हाँ, तो वो एक मशीन लगाते हैं जिससे हमारा बीपी चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा इस व्यक्ति का बीपी क्या इस समय रीडिंग क्या आ रही है उसकी, क्योंकि उनको पता है कि 80-120 रहेगी तो ये नॉर्मल है, अगर ज़्यादा है तो उसका इलाज करेंगे, कम है तो उसका इलाज। ऐसी ही हर दिशा की भी एक एनर्जी होती है। आपके घर के अंदर जो दिशाएं हैं और उनके अंदर फिर छोटे छोटे जोन होते हैं, ऐसे टोटल 45 भाग होते हैं आपके घर के अंदर, जिनको हम 45 एनर्जी बोल सकते हैं या देवता बोल सकते हैं उनको, वो एनर्जीज़ हैं। तो उनकी अपनी एक रीडिंग है, उसको रीड करने के लिए कुछ मशीनें हैं, जैसे एक लेकर एंटीना होता है, लेकर एंटीना से आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं। अब माना कि आपके घर में एक फील्ड है कोई, उसकी हमें एनर्जी चाहिए, मान लेते हैं कि 5000 यूनिट चाहिए और वो 3000 यूनिट दे रही है, तो हम उससे नाप के उस 3000 यूनिट को 5000 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ रेमेडी लगा के। तो ये ऐसा हो गया। इस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं मशीनों का। दूसरा आपने पूछा कि प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा है क्योंकि इसमें रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को, तो यही करना चाहिए। बाकी हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। मैं सबसे पहले जब विजिट करता हूँ तो मैं पूरे घर का एक राउंड ले लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं। फिर मैं पूरे परिवार के साथ बैठता हूँ और उन सबसे बोलता हूँ कि आप मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और साथ में प्लस पॉइंट भी बताइए, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव तो नहीं होंगी, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के पॉइंटर बना के लिख लेंगे अपने पास, मतलब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर हम उनके घर का एक मैप बनाते हैं, जो या पहले से बना हुआ होगा, जो टू द स्केल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई कमरा 12x12 का है तो 12x12 नक्शे में दिखना चाहिए। तो टू द स्केल मैप बना लिया हमने। फिर हम उसके ऊपर वास्तु का ग्रिड लगाते हैं कि उनको, जैसे मैंने बोला कि दिशाएं हैं या जो जोन्स हैं या 45 एनर्जी फील्ड है, हमें उसको बना लेते हैं उसके ऊपर। फिर हम जो उन्होंने हमें प्रॉब्लम बताई है, हम उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको मैच करते हैं कि भाई सपोज किसी ने बोला कि जी मुझे पैरों में दर्द रहता है, तो पैरों के दर्द के लिए खास जोन हमारे घर के अंदर होता है, वो डिस्टर्ब होगा वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, वहाँ पे ऐसा क्या है, तो वहाँ पे कोई ना कोई दोष मुझे मिलेगा। इस तरीके से मैं उनके मैप को उनकी प्रॉब्लम के साथ या उनके जो अच्छी बातें हैं उसके साथ रिलेट करूँगा। उसके आधार पे फिर मैं उनके लिए कुछ रेमेडीज़ को डिज़ाइन करूँगा कि मुझे इनके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, जो मैं विदाउट डिमोलिशन करता हूँ। तो हम इसको चेंज करने के बारे में एक पूरा बना लेंगे अपना एक चार्ट। फिर हम उस परिवार के पास दोबारा से जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आपके घर में ये चीज़ें आपको चेंज करनी है, और इसमें हम मिनिमम 4 स्टेप और मैक्सिमम 7 स्टेप में उनको वास्तु करते हैं उनका, जिसमें उनकी जन्म पत्री को हम यूज़ करते हैं।
और फिर इस तरीके से हम एक एक स्टेप करके उनको बताते हैं कि पहले बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक करेंगे जो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही, जब वो उसको ठीक कर लेंगे फिर हम दोबारा से रीडिंग लेते हैं उनके घर की कि अब इनके घर के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। कितने टाइम का प्रोसेस होता है? जैसे हमने ये बता दिया तो अब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता के गया कि भाई ये दीवार है, इसका कलर आप चेंज कर दो, या ये सोफ़ा है, इसको हटा दो, जो भी हो सकता है, अलग अलग हो सकती है। फिर आप मुझे कॉल करोगे, सर जो आप बता के गए थे मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद फिर मैं आपके यहाँ आके चेक करूँगा दोबारा से, और मैं देखूँगा कि अगर पहले जो यूनिट मुझे मिले नेगेटिव पॉजिटिव जो फील हुआ, अभी मुझे इतने साल हो गए कि मैं हाथों में भी सेंस कर लेता हूँ एनर्जी को। अच्छा। तो हम या तो मशीनों से चेक कर लेंगे दोबारा से कि हमारी जो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या वो हमें मिली या अभी भी नहीं मिली। अगर अभी भी नहीं मिली तो मैं देखूंगा आपने जो रेमेडीज़ की हैं क्या वो ठीक से की हैं या नहीं, फिर उनको ठीक से कराएंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बता देंगे। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और जब सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो 15 से 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। हालांकि रिजल्ट प्रभु की कृपा से ही आते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आ जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि नहीं आए रिजल्ट, या कुछ ऐसा भी होते हैं? बिल्कुल ऐसा भी होता है। ओके। देखिए ये ऐसे ही है, जैसे एक डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करता है, वो पहले उसको कुछ दवाइयाँ देता है, और कभी कभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है। अब उन्होंने बुखार की दवाई दे दी और पता चला कि मामला कुछ और था, कि भाई लीवर में इन्फेक्शन था, इसकी वजह से बुखार आ रहा था, तो फिर लीवर का इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग कभी रेमेडी लगाते हैं और कभी कभी रिजल्ट नहीं आते या डिले से आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमने मैप बनाया, ये बहुत सारे वास्तु वाले ये गलती कर लेते हैं कि सेंटर नहीं ले पाते ठीक से। ब्रह्मस्थान तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। अभी मैं सेंटर पॉइंट की बात करूं कि कहाँ से हमारी दिशाएं चल रही है। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ है, तो नॉर्थ किस संदर्भ में, तो नॉर्थ दिशा कहाँ से। अब हम बोलेंगे कि हमने नॉर्थ में जाना है, भाई नॉर्थ में कहाँ से जाना, मतलब दिल्ली से नॉर्थ में जाना है या चंडीगढ़ से नॉर्थ में जाना है या मद्रास से नॉर्थ कहाँ से। तो ये सारी दिशाएं सेंटर के रेफरेंस पॉइंट से चलेंगी। तो वो सेंटर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कभी कभी जैसे फ्लैट्स होते हैं वो कुछ आड़ी टेढ़ी शेप्स के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने उसमें सेंटर ठीक से मार्क नहीं किया, तो जो एक्चुअल नॉर्थ है वो मिलेगा ही नहीं आपको, जो एक्चुअल ईस्ट है वो मिला ही नहीं आपको। पता चला कि वो शेप की वजह से सेंटर शिफ्ट हो गया 2-3 डिग्री या 4 डिग्री, और आपकी हर दिशा 4-5 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी। तो आप फिर उस केस में फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वहाँ पर ऐसे में फिर दोबारा से सेंटर लेके दोबारा से मैप बना के सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो जैसे अगर हम अपने फ़ोन, जैसे घर में लोग पॉडकास्ट देख के क्या करते हैं ना, अपने फ़ोन में, आईफोन में कंपास खोल लेते हैं, फ़ोन में खोल के और फिर लेमली मार्क करने लग जाता है कि सर मेरा नॉर्थ ईस्ट में ये है वो है, तो वो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। सही या गलत तो बात की बात है, एक्यूरेट नहीं है वो। कभी कभी एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि हर मकान की शेप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी जरूरी नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि मकान की शेप किसी एक तरफ को भाग रही है, माना कि साउथ में एक्सटेंशन है मकान के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि जो साउथ साइड के डायरेक्शन है सिर्फ वही हिली होंगी, या हमें नॉर्थ की बात कर ले, वेस्ट की बात कर ले, वो लगभग ठीक होती हैं। बट तो अगर वो चेक कर रहा है बंदा और वो वेस्ट को चेक कर रहा है, नॉर्थ के कुछ रेमेडी लगा रहा है, तो मे भी वो सही लगा दे। ओके। तो सबसे परफेक्ट क्या रहता है कि मैप से करें या फिर कंपास से करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे परफेक्ट तो हमें मैप से ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए हम रिजल्ट की गारंटी देते हैं सामने वाले कि भाई आपको रिजल्ट 100% कन्फर्म्ड है कि आएगा ही आएगा। अगर अंदाजे से, कभी कभी हमें अंदाजे से भी करना पड़ता है कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, फ्रेंड के यहाँ चले गए, उन्होंने कुछ पूछ लिया कि प्लीज़ बताइए ये दिक्कत आ रही, तो हम भी फ़ोन से ही कंपास खोल के देखते हैं, और कभी कभी वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल भी जाता है। अब चूँकि हमें इतना एक्सपीरियंस भी है कि हमें लगता है कि भाई अब उसने बोला कि जी मेरे कैश फ्लो में दिक्कत है, मुझे पैसा नहीं आ रहा, तो मुझे पता है कि साउथ ईस्ट में कुछ गड़बड़ कर दी होगी इन्होंने। तो ऐसा ही मेरे मित्र ने मेरे से फ़ोन पे ही पूछ लिया था। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि तू सेंटर में खड़े हो जाओ, वही जाके वो खड़े हो गए, और मैंने उनको बोला कि ये ऐसे साउथ ईस्ट जो है वो 135 डिग्री के आसपास होता है। तो 135 सबको समझ में आता है, साउथ ईस्ट ना भी है। तो मैंने उनको बोला कि आप 135 डिग्री की तरफ देखिए, कुछ नीले रंग का सामान है। उन्होंने कहा हाँ जी, वहाँ पे मेरा नीला टब रखा हुआ है और नीली बाल्टी रखी हुई है। और मैंने कहा आप इनको हटा दीजिए। उन्होंने हटाया और कुछ ही दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसा कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट वास्तु करना तो मैप में जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। मतलब अगर बिल्कुल ऑपरेशन करना है तो फिर अगर समझे कि बिल्कुल ब्रीफ में जाना है तो मैप्स के थ्रू जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो एक और सवाल आ रहा है कि जैसे हम लोग वास्तु करते हैं, सो फैक्ट्रीज के लिए अलग होएगा, घर के लिए अलग होगा, तो इससे सारी परेशानी हो सकती है, लाइक कुछ भी, जैसे कि अगर मेरे को पैसा कमाना है तो वो भी, अगर घर में किसी का किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो भी, कोई बीमारी हो रही है वो भी, मतलब 100% सारी बीमारियों का सॉल्यूशन वास्तु से हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल हो गया। हाँ।
देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो हमने वास्तु का है, पर ये मेरा अनुभव है कि आपके जीवन में जब भी कुछ भी घटित होगा, पहले आपके एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। मतलब जैसे उनका अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे मित्र के यहाँ जो है कैश फ्लो की दिक्कत आई, तो पहले उनके यहाँ नीला रंग ऐड हुआ, फिर कैश फ्लो की दिक्कत आ गई। ऐसे ही आपके जीवन में चाहे छोटी बड़ी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी घटना घटित हो रही है, उससे पहले आपके घर में, अगर बिजनेस की बात है तो फैक्ट्री ऑफिस में कुछ ना कुछ चेंज आप कर लोगे, कभी कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में, क्योंकि किसी ने गिफ्ट दिया, आपने गिफ्ट वहाँ लगा दिया, आपको पता नहीं इसका यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं हमें इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं हमारी लाइफ को। अब आपने कहा कि जी जैसे कि कोई बीमारी आ गई, क्या इसके लिए वास्तु जिम्मेदारी? बिल्कुल। किस प्रकार की बीमारी आ गई है, वो हर बीमारी के लिए कुछ दिशाएं जिम्मेदार हैं, फिक्स्ड है। मतलब अब हमें तो पता है, आम आदमी को नहीं भी पता हो सकता। तो अगर मान लेते हैं कि किसी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ गया, कि मेंटली कोई डिस्टर्बेंस आ गई है घर में, या फिर बहुत तनाव हो रहा है, इस तरीके की कोई समस्या है, या कभी कभी बहुत हाई लेवल में चले जाएं तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा जिम्मेदार है। अब अगर कोई हमें फ़ोन पे बताता है, या कोई कुंडली दिखाने आ गया, उन्होंने कहा कि सब ये हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है जी, बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो हमें पता है कि इसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम उससे जनरली पूछ लेते हैं कि भैया थोड़ा बहुत दिशाओं का पता है क्या? वो कहते हैं हाँ जी। तो हम उससे कहते हैं कि 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के आसपास कोई चेंज किया क्या? तो वो कहते हैं हाँ जी। अभी मेरे पास एक केस मुझे याद आ गया, एक आया था, तो उनके हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो मुझे तो पता था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, गर्मियों की बात है, तो उन्होंने वहाँ पे कूलर फिट कर दिया था अपना, जो वाटर कूलर होता है, और बस वही कारण बना। जब हमने डिग्री चेक करी तो वही निकला कूलर। उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा जी हटा दीजिए। लेकिन इसमें एक समस्या है, उसके बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन क्या होता है कि डैमेज डन मीन्स डैमेज डन। मतलब आपने कोई गलती कर दी और उसकी वजह से माना कि एक जार टूट गया आपका, ये छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, वो जार नहीं जुड़ेगा। आप अगर आप वो रेमेडी कर देते हो, उस चीज़ को वहाँ से हटा देते हो, तो अब नेक्स्ट ये नहीं होगा दोबारा, लेकिन वो चीज़ अब रिपेयर नहीं हो पाएगी, अंडू नहीं कर सकते। अंडू नहीं कर सकते। ओके, सो हमने बहुत सारा जाना बीमारियों के बारे में, आपने बताया कि यहाँ से बीमारी हो सकती है। अब मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ना अभी यंग हैं, तो सबको करियर बनाना है, पैसा कमाना है, तो क्या वास्तु से, एक बहुत लेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बट इंपॉर्टेंट भी है, लाखों करोड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वास्तु से करोड़पति बना जा सकता है सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबका क्वेश्चन है, सबका ही है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है और कमाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जवाब तो ये कि हाँ जी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ वास्तु से आप पैसे कमा लोगे ऐसा मैं नहीं दावा करता, ना मैं कह रहा हूँ। ये आपको कुछ और चीज़ों का इसमें सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम किसी का वास्तु करते हैं, ठीक, उसके घर का या फैक्ट्री का या ऑफिस का, तो उसको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आएगा, ये तो कन्फर्म्ड है। पर आप बात कर रहे हो करोड़पति बनने की, आपका मतलब है करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं क्या? तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है कि भाई करोड़ों रुपए वो कैसे कमाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत कॉमन बात है और मैंने देखा है इसको। देखो, एक तो आप बात मानते होंगे कि इस दुनिया के अंदर 95% लोग किसी न किसी प्रोफेशन में हैं, किसी न किसी ऑक्यूपेशन में हैं, ये तो है ही। और आप इसमें ये भी शायद मानोगे कि उनमें से 95% लोग असफल रहते हैं जीवन में। 5% लोग बहुत सफल हैं, 95% किसी न किसी ऑक्यूपेशन में होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में नहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा लगा हुआ है। इसका एक मेन कारण बताना चाहता हूँ मैं, ये बड़ा काम का हो सकता है सबके लिए। क्या होता है कि जब हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं और ज़्यादातर लोग उसमें जो उनका प्रोफेशन होता है, वो उस प्रोफेशन के ग्रह को फॉलो कर रहे होते हैं, या प्रोफेशन के कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, पैसे के कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर आप अब माना कि एक आदमी का प्रोफेशन है कि वो सब्जी बेचता है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, वो सब्जी बेचने का काम कर रहा है, सेलिंग का काम कर रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है, उसने ओके, ये उसकी ऑक्यूपेशन है जिसमें वो मैक्सिमम टाइम ऑक्यूपाइड है, दिन भर यही काम कर रहा है वो, लेकिन उसको उस लेवल का पैसा तो आ ही नहीं रहा। अब अगर वो अब हो सकता है कि उसकी कुंडली के अंदर जो पैसे का कॉम्बिनेशन है वो ये बना हुआ हो कि भैया तुम्हें कच्ची नहीं पक्की सब्जियां बेचनी है। मतलब पक्की से मेरा मतलब है कि आग से संबंधित काम कर लो, रेस्टोरेंट का बिजनेस, खाने का बिजनेस कर लो, तो इससे पैसा आना हो। अगर वो इसको फॉलो करेगा तो डेफिनेटली पैसा आएगा, और फिर उसका वास्तु भी वहाँ पे काम करेगा, उसका वास्तु ठीक हो घर का और ऑफिस का, या जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। और जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं टेक्निकली PR मार्केटिंग का ही काम कर रहा था, बट अभी से पहले मैं बहुत सारे ब्रांड्स के लिए कर रहा था।
अब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मतलब जो अब मैं जो एडॉन टॉक्स कर रहा हूँ, मैं सेम काम उनके लिए कर रहा था, उनके ब्रांड्स के लिए, तो उसमें मेरे एनर्जीज, एफर्ट, सब कुछ यहाँ से ज़्यादा लग रहा था और आउटपुट उनको तो मिल रहा था पर मेरे को उतना नहीं मिल रहा था। लाइक अगर मैं 10 कर रहा हूँ स्केल पे 1 से 10 के में, तो मेरे को वापस में मिल रहा है 2 या 3। यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ और मेरे को रिटर्न में 20 मिल रहा है। 10 तो मिल ही रहा है पर कभी कभी 20 भी मिल जाता है, यहाँ नहीं हो रहा था। तो मतलब और काम मैं सेम ही कर रहा था कि यहाँ पे भी मैं एक तरीके से मीडिया PR वाला काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी वही कर रहा था, बट रिटर्न ये हो गया। तो कुछ वास्तु चेंज हो गया यहाँ का, ऐसा कुछ हुआ होगा? जी बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, वास्तु भी चेंज हुआ होगा और आपकी कुंडली में दशाएं भी चेंज हुई होंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब दशाएं चेंज होती हैं तो वो हमारा माइंड सेट चेंज करती है। हम अपने माइंड सेट से चेंज करते हैं ना। माना कि अभी आपने अपने यहाँ पे सोफ़ा लगा रखा है येलो कलर का जी, ठीक है। अब आपकी कोई दशा बदलेगी और आपका मन करेगा कि यार मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रे लगा देता हूँ या और कोई कलर लगा देता हूँ। तो जब आप वो लगाओगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, आप अपने लिए कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे को ध्यान आ रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो एक एक्टर है, तो वो उन्होंने बहुत साल तक एक्टिंग की, वो फिल्मों में काम करते रहे, तो उनको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली उनको। मतलब ठीक ठाक एक्टर थे लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए, या मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उससे बहुत पैसा भी कमाया होगा। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन का काम शुरू करा और डायरेक्शन का काम शुरू करा। ओके। तो जब वो डायरेक्शन की फील्ड में आ गए और प्रोडक्शन की फील्ड में आ गए तो उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में बनाई हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपने कुंडली के पैसे के गणित को फॉलो किया होगा, पैसे के कॉम्बिनेशन को फॉलो किया। पहले वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे कि भी एक्टिंग करनी, अभी जब उसको फॉलो किया तो उनको रातों रात सक्सेस मिल गई। करेक्ट। तो ये फिगर आउट कैसे करें? वास्तु के अकॉर्डिंग होगा या फिर इसके लिए हमारे को एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी? इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे को एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है दिशा दिखाने में कि आप यहाँ जाओ, ये करो, ये मत करो, और फिर वास्तु उनको और इम्पैक्ट कर देता है, मतलब अपनी और एनर्जीज इंक्रीज करता है कि अगर आपने पता कर लिया कि मेरे को इसके थ्रू पैसे की दिशा फॉलो करनी है, फिर मैं वास्तु उस हिसाब से करूँगा कि उसमें और स्पीड अप हो जाए। ऐसा मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल उदाहरण देके। जी देखिए क्या हो गया, आप कह रहे हैं कि इसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है, वास्तु का कितना रोल है, यही समझ। हाँ। देखिए इसको ऐसा समझ लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है आपकी कार में लगा हुआ GPS। ठीक है। जिसमें आपने डायरेक्शन डाली कि जी मुझे डेस्टिनेशन डाल दिया आपने कि मुझे लद्दाख जाना है जी, फॉर एग्जांपल। अब वो आपको एक रूट बना के दे देगा अपने हिसाब से, ये वाला रूट है। ये एस्ट्रोलॉजी में आपका चार्ट बता रहा है कि रूट है। जरूरी नहीं है कि आपने उसको फॉलो करना है, वो आपको 2-3 रास्ते दिखा देगा, वहाँ पहुँचने के 2-3 रास्ते होंगे, आपकी मर्जी, आप चेंज कर लो। तो ये जो चेंज है ये एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं। जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि नहीं ये वाला मत लो, जैसे उसमें हमें ऑरेंज लाइन या रेड लाइन दिखती है कि भैया तो पैक्ड है, जाम है, हम दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं जो खाली वाला है। थोड़ा 10 किलोमीटर फालतू होगा लेकिन ईजिली चले जाएंगे, हम चूज़ करते हैं। ऐसे ही हम एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे लिए रास्ता बनाया हुआ है, जरूरी नहीं कि हम उसको फॉलो करें, हम चेंज कर सकते हैं अपनी भलाई के लिए। तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का काम है वो रास्ता बनाना और दिखाना कि जी ये रास्ता आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। अच्छा, अब इसमें वास्तु का क्या रोल है? वास्तु हो गया आपका वो व्हीकल जिसमें आप बैठ के जा रहे हो, आपकी कार जिसमें वो GPS लगा हुआ है। अब उसका भी ठीक होना जरूरी है। अब आपने लद्दाख जाना है, ठीक है, वो कई 100 किलोमीटर है यहाँ से। अब आपकी गाड़ी के टायर ही फटे हुए हैं, मतलब आपके घर में वास्तु दोष है ये मान लीजिए, तो आप अच्छे से जर्नी नहीं कर पाओगे ना, उनका ठीक होना जरूरी है। या आपके क्लच प्लेट खराब है जी, आप स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है। और इसमें जो आपकी दशाएं, हम कहते हैं दशा बदल के, दशा क्या है? दशा को आप मान लीजिए हाईवे जिस पे आप चल रहे हो, अभी एक्सप्रेस हाईवे आ गया, तो हम क्या बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, आपका बहुत अच्छा समय आ गया जी, आप जितने मर्जी भगा लो। कैसे भगा लो भाई, गाड़ी में तो जान ही नहीं है। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके ऑफिस में वास्तु दोष है, तो अच्छी दशा आने के बावजूद भी आप इसलिए तरक्की नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को मिलाओ, आप GPS का इस्तेमाल करो, अपनी गाड़ी को परफेक्ट रखो, फिर आप जितने मर्जी स्पीड बना लो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी अच्छी दशा निकल गई है और आप कुछ नहीं कर पाए, और आप कुछ नहीं, और लोग सोचते हैं कि यार अच्छी दशा आई थी पर कुछ, मुझे तो पता ही कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। कहता है ये अच्छी दशा थी, तो फिर खराब क्या हो गया? और डर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो मतलब इसके पीछे क्या, मतलब वास्तु एक तरीके से आपका इक्विपमेंट हो गया जो आपको और इजी ले जाएगा उसमें। ये सब चीज़ें जीवन को इजी करने के लिए हैं। देखिए ये या तो हमें कोई रिजल्ट हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहा, हम उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। या हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, ये उससे हमें बाहर निकालेगा। इन दो काम के लिए इन साइंस का इस्तेमाल किया जाता है और शायद ऋषियों ने इसी के लिए मानव जीवन को ईजी बनाने के लिए इस साइंस का इजाद किया।
पर अगर सभी अच्छी कर लेंगे लाइफ, जैसे कि एक मैं पढ़ रहा था भगवत गीता में कि एंड जो कृष्ण जी के युग का एंड होता है वो इसलिए होता है कि सब कुछ कृष्ण जी ने इतना परफेक्ट कर दिया था कि जितने भी कृष्ण जी के लोग थे वो आपस में इतने ज़्यादा खुश थे कि वो फिर नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ गए थे। लाइक कि वहाँ पे मदरा बहुत पीने लग गए क्योंकि कुछ था ही नहीं, उनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं थी, गम नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नेगेटिव नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, तो उन्होंने मस्ती चुन ली और फिर ज़्यादा मस्ती भी उल्टी पड़ गई और पूरा खत्म हो गया। बिल्कुल। So- वो तो इसलिए इसीलिए कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जते। हाँ। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। हाँ एक्सेस तो किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है ना। अगर एक बैलेंस में रहता है, वास्तु भी बैलेंस, एनर्जी को तो बैलेंस ही तो करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बीपी 80-120 के अंदर रहेगा तो बंदा फिट है। आप ऐसे नहीं कि किसी, अच्छा ये पैसे की डायरेक्शन है तो ऐसा करो आप इसकी एनर्जी हाईएस्ट कर दो बिल्कुल। हाँ अगर हाईएस्ट कर देंगे तभी भी पैसा नहीं आएगा। ओके। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि माना कि आपके घर में एक डायरेक्शन है और कोई आपको बताता है ये आपके पैसे की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर वो डायरेक्शन छोटी है, माना कि और डायरेक्शन से थोड़ी छोटी है, अगर और डायरेक्शन 10 फीट की है एग्जाम्पल के तौर पे और वो 4 ही फीट की है, तो आपके पास क्या पैसा नहीं आएगा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आपके पैसे के प्रति सोच क्या हो जाएगी? आप पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी आपके अंदर। आप कहोगे भैया मैं तो 10 से 5 की जॉब करता हूँ, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ, भगवान जितना देता है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो पैसे की दिशा छोटी है। तो क्या फिर जिनकी बड़ी है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं? नहीं। अगर वो 10 होनी चाहिए और वो 15 है तो क्या उस बंदे के पास ज़्यादा पैसा आ रहा होगा? सोचेगा ज़्यादा, वो सोचेगा ज़्यादा, बिल्कुल सही पकड़ा। वो वो सोचेगा ज़्यादा कि आ जाए, और वो उसके लिए प्रयास भी बहुत कर रहा होगा। आ उसके पास भी नहीं रहा है। हाँ। तो फिर आ किसके पास रहे? ये मैं हूँ दोस्तों। तो आ किसके पास रहे? हाँ। जिसका बैलेंस है। जिसका बैलेंस। फिर वो मेहनत भी उतनी कर रहा है जितनी रिक्वायर्ड है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा होगा। आप देखेंगे वो भाग भी नहीं रहा होगा पैसे के पीछे, वो अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहा होगा, अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को अच्छे से जी रहा होगा, और उसके बाद पैसा भी आ रहा होगा। और एक्चुअली जीवन तो आनंद का ही नाम है ना। हम सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम आनंद ही नहीं है जीवन में तो सिर्फ पैसे का हम क्या करेंगे? राइट। आपके एग्जाम्पल में समझाऊँ जितना मेरे को समझ आया, तो ऐसा हो गया कि मैं 18 का हुआ, मेरे को हाईवे मिल गया और मेरे को ऑडी भी मिल गई और मैं भगा रहा हूँ 220 स्पीड पे, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ गए। एग्जैक्टली है ना। आपने जिस हिसाब से समझाया ना, सबसे ईजीएस्ट वे में आपने समझाया एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को, और आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। हम इस पे एक रील निकालेंगे, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। सो अब जैसे कि एक ना किसी का सवाल आया था कम्युनिटी पे, वो कह रही थी, लेडी थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने वास्तु करवाया किसी से और 6 महीने तक, मतलब जिनसे उन्होंने वास्तु कराया उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत उनको रिजल्ट मिला, और 6 महीने 7-8 महीने बाद उनका वो रिजल्ट ना आना बंद हो गया। तो अब इसके पीछे क्या मतलब? सपोज मैंने यहाँ का पूरा वास्तु सेट कर दिया तो 6 महीने तक सब अच्छा गया, फिर 6 महीने बाद खराब क्यों हो रहा है? और एक इससे ही एक और सवाल ये आ जाता है कि एक बार वास्तु कराने के बाद अब लाइफ क्या जिंदगी भर के लिए सेट हो गई? मतलब किसी ने आपको बुलाया कि सर मेरा वास्तु कर जाओ, आपने उनका वास्तु अच्छा कर दिया, अब उनको जिंदगी भर मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, इसके 2 जवाब देने होंगे मुझे जी। ठीक है। पहला जवाब तो ये है कि जो जिनकी आपने बात की है, जिन्होंने सवाल पूछा है कि 6 महीने तक तो सब बढ़िया चलता रहा, 6 महीने के बाद अचानक रिजल्ट आने बंद हो गए, तो और उन्होंने चेंजेस नहीं किए थे, कुछ भी नहीं। उन्होंने चेंजेस नहीं किए कुछ भी। हाँ, अगर आप इतने दावे के साथ बोल रहे हो तो फिर नहीं किए होंगे। उन्होंने बोला था। नहीं किए होंगे। वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे भी कि चेंजेस उन्होंने किए जरूर होंगे, या वो चेंजेस हो गए होंगे। देखिए आप चेंजेस कभी कभी क्या होता है कि हमने चेंजेस नहीं किए, माना बरसात आई और सीलन आ गई, अब हमारी एक दीवार में पूरे में सीलन आ गई और वो दीवार बदरंग हो गई, ये भी चेंज है। आपने नहीं किया, नेचुरली आ गया, ये चेंज है। दूसरा कि उन्होंने अपने मकान के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया और उनके मकान के सामने किसी ने, माना इनका मकान 2 मंजिला है और किसी ने सामने 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मान लेते हैं कि 10 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। अब इनको लग रहा है कि मेरे घर के अंदर का तो सब कुछ वैसे ही है जैसे बता के गए थे। हाँ। सब कुछ वैसे ही रखा हुआ हमने, कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन उनको नहीं पता कि सामने वाली जो इमारत है उसका वेद लग जाता है। वेद उसका वेद लग जाता है। तो जब तक उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक उनको रिजल्ट फिर आएंगे नहीं। इस तरीके के कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में बनी रहेंगी। मतलब कि अगर मैंने घर बना लिया, मैंने अपना सारा वास्तु सेट कर दिया, तो वो तो मैंने अपना कर्म कर दिया, बट अगर बाहर किसी और ने बड़ा बना दिया या उससे कुछ और सराउंडिंग कर दी तो उससे भी मेरा वास्तु इम्पैक्ट हो जाएगा। सराउंडिंग से भी वास्तु इफेक्ट होता है, 100% होता है। क्योंकि अब आपने तो अपने घर में आप सब कुछ कर सकते हैं, आप आज़ाद हो, आप पड़ोसी को तो नहीं रोक सकते आप। अब जैसे एक मोटे मैं आपको बात बता देता हूँ कि जैसे नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हमसे नीचे मकान रहें या हमारे बराबर के मकान रहें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और साउथ और वेस्ट में अगर हमसे ऊंचे मकान बन जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है।
अच्छा। तो जब आप प्लॉट ले रहे हो तब आप इसको चूज़ भी कर सकते हो। और जैसे सराउंडिंग की अब आपने वास्तु की बात करी तो मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ इसमें। जैसे सराउंडिंग का भी इफेक्ट आता है। जैसे मंदिर के बिल्कुल एडजॉइनिंग में जो मकान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं होता उनका। मंदिर के साथ वाले घरों का जो बिल्कुल मंदिर के आसपास जो घर होते हैं वास्तु के अनुसार वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते रहने के लिए। क्यों? उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है वहाँ पे। कैसे? आप ये भी मान के चलिए, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अधिकतर मंदिर में जो लोग आते हैं भाई कुछ तो भागते हैं, वो रोज जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशानियों में जाते हैं, नेगेटिव तो अपनी नेगेटिव एनर्जी वहाँ छोड़ के जाते हैं, वो स्प्रेड होती है। तो आसपास के लोग आप मंदिर के किसी भी मंदिर के आसपास देखना, आप वहाँ पे आसपास में लोग आपको समृद्धशाली या खुश नहीं मिलेंगे, उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेंगी। इसका उल्टा है, अगर मंदिर के आसपास आपका व्यापारिक स्थल है, कोई दुकान है और कुछ भी व्यापार है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सराउंडिंग वास्तु है, आसपास का वातावरण हमें इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि वास्तु ये कहता है कि आपके मकान के आसपास कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है। अब इससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई, अभी मैं जम्मू गया था किसी का वास्तु करने के लिए, तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका सेटअप लगता है 4-5 साल के लिए, साइटें चलती हैं, तो वहाँ पे एक प्लॉट का सिलेक्शन करना था, बहुत बड़ा प्लॉट था वो। तो जब मैं उस प्लॉट के अंदर गया और मैंने उसकी एनर्जी चेक की तो मुझे पूरा प्लॉट पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन जब मैं एक साइड में जा रहा था तो उस साइड में मुझे नेगेटिव फील हो रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हाथ में भी सेंस कर लेता हूँ, तो मैं हाथों से ही चेक कर रहा था, पर मुझे लगा कि मेरे को ऐसे क्यों लग रहा, कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ। तो भाई ऐसे टाइम पे फिर इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले लो, जैसे हम हाथ से कैलकुलेट नहीं कर पाते तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो फिर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला और मैंने जब एनर्जी चेक करी तो मैंने देखा इस तरफ नेगेटिव है। तो जो बंदा, जो प्रॉपर्टी डीलर था, जो प्लॉट दिखा रहा था, मैं उसने कहा कि क्या हुआ सर? मैंने कहा इस तरफ मुझे ना नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। तो उसने कहा कि सर इस तरफ कब्रिस्तान है, इस तरफ कब्रिस्तान है। तो अब वो प्लॉट बहुत बड़ा था, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए, इस तरफ से आप 20 फुट छोड़ दीजिए, अब 20 फुट के बाद आप काम कीजिए। हालांकि इतना बड़ा प्लॉट था, उन्होंने कहा आप 20 बोल रहे हैं, मैं 40 छोड़ देता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। और वो, तो इस प्रकार से जो है आसपास की जो चीज़ें होती हैं ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। आपको यहाँ फील हुआ तो मैं कुछ जब आप स्टूडियो में आए? देखिए, हमेशा हाथों में फील करने की जरूरत है। हाथों में हम एक पर्टिकुलर दिशा को चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन हम जब कहीं एंटर करते हैं तो एक अलग से एक फीलिंग भी आती है। यहाँ आके कैसी है आपको? यहाँ आके मुझे ठीक फीलिंग आई। मैं इतने देर से यहाँ पे बैठा हुआ आपसे बातचीत करी, और मैं जनरली इतनी जल्दी किसी से खुल के इतनी बात करता नहीं। मैं ये तो सौभाग्य है हमारा। नहीं, वो आपकी भी एनर्जी होगी उसके लिए जिम्मेदार। तो इतनी देर आपसे बात की तभी है जब पॉजिटिव। कहीं जब मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है तो मैं वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ भैया चलो यहाँ से, ऐसा। ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें। ओके, सो अब जैसे हमने जाना कि हम वास्तु से पैसा भी कमा सकते हैं, अब जैसे कि अब बहुत सारे बिजनेसमैन ये देख रहे होंगे, तो अगर सपोज किसी ने अपनी नई फैक्ट्री डालनी है या अपना कोई ऑफिस बनाना है, या बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं जिनको नया स्टूडियो बनाना है, कुछ भी व्यापार वाली चीज़ें होती है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रख के हम चीज़ें करें? देखिए, अगर वो शुरू से प्लॉट लेके बनाना चाह रहे हैं, जैसे फैक्ट्री तो हमेशा प्लॉट में बनती है, तो सबसे पहले तो प्लॉट का सिलेक्शन कर लें, क्योंकि ज़मीन का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और पहला अहम कार्य है वास्तु के अंदर। क्योंकि ज़मीन की एनर्जी भी अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब हर ज़मीन में मकान बना के आप सुखी नहीं रह सकते। अगर वो रेजिडेंशियल प्लॉट होगा, रेजिडेंशियल मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ नहीं वास्तु के अनुसार, अगर उसकी पीसफुल एनर्जी होनी चाहिए। घर में हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं ना, कि पीस ऑफ माइंड रहे भैया, रिलैक्स रहें हम अपने घर में, तो उसके लिए उस प्रकार की भूमि का हमें चयन करना होगा। और जो व्यापार है वहाँ पे हमें शांति नहीं चाहिए ना, कि हम शांति से बैठे हुए आराम से, कोई आ ही नहीं रहा। हमें तो ग्राहक चाहिए, वहाँ पे एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, है ना, या अग्रेसिव एनर्जी चाहिए, हलचल बनी रहे, वहाँ पे लोग आते रहें। तो उसके लिए फिर अलग प्रकार की भूमि हमें सेलेक्ट करनी होगी। फैक्ट्री में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्शन पे ध्यान देंगे। और सिलेक्शन की हेल्प में कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उसमें एक्सपर्ट ही चाहिए होगा। उसमें एक्सपर्ट चाहिए होगा। वो एनर्जी का मामला है और उसमें कुछ दिशाओं का मामला है। दिशाएं आप अपने आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि मैं अपनी फैक्ट्री के लिए या ऑफिस के लिए ज़मीन ले रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन की फेसिंग कौन सी रहेगी, वो फेसिंग आपको बता देंगे। तो आप इतना काम आम आदमी कर सकता है। एनर्जी नहीं वो चेक करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर एनर्जी कमर्शियल है तो उसको हम रेजिडेंशियल नहीं बना पाएंगे, वो तो उसका गुण है, वो वैसी रहेगी। अब जो रेजिडेंशियल एनर्जी में अगर किसी ने व्यापार खोला हुआ है तो उनके व्यापार नहीं चलते, आप देखना। ओके, अच्छा, कुछ व्यापार को छोड़ के मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि अब ना ये वाला एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे लोगों को लगने लग जाता है कि पॉडकास्ट बेस रिपेयर की बातें कर रहा है। तो इसके पीछे की क्या लॉजिक्स हैं कि अब जैसे अगर अब एक नॉर्मल इंसान दिख रहा है, उसको सिर्फ एक लैंड दिख रहा है, उसको सिर्फ एक प्लॉट दिख रहा है, खाली ज़मीन दिख रही है, अब उसको ये कैसे
इसके पीछे की क्या साइंस है कि यार ये कर्म भूमि बन सकती है या ये ग्रह भूमि बन सकती है, जो भी कहते हैं, कि इसके पीछे कैसे पता इसके लगेगा? पीछे मैं हर दर्शक से कहना लॉजिक चाहूंगा, क्या है? लॉजिक मैं बता देता हूँ। हर दर्शक से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, हर जगह एक इंडस्ट्री के लिए एक अलग एरिया होता है, राइट। तो आप देखते होंगे उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कभी उस इंडस्ट्री का मालिक को आपने रहते हुए देखा वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे सिर्फ लेबर क्लास के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ बवाना है, मुझे नहीं मालूम यहाँ दिल्ली का आपको जैसे पता है? बवाना है पूरा फैक्ट्री एरिया, तो इंडस्ट्रियल वहाँ पे कोई समृद्धशाली लोग रहते हैं वहाँ? नहीं, वो सारे रहते हैं साउथ दिल्ली वो साउथ दिल्ली रहते हैं मोस्टली। हाँ, क्योंकि वहाँ की कमर्शियल एनर्जी है कि वो एनर्जी फैक्ट्री के लिए तो अच्छी है, प्रोडक्शन के लिए तो अच्छी है, रहने के लिए अगर वो वहाँ रहेंगे तो उनको पीसफुल लाइफ मिलेगी नहीं। अब उनके पास तो पैसा, जो फैक्ट्री का मालिक है पैसे वाला है, तो अच्छी जगह रहेगा, अच्छी लाइफ जिएगा, तो वो अपने लिए वहाँ चुनेगा। जब क्या होता है कि हम कमर्शियल प्लॉट, मतलब कमर्शियल एनर्जी है प्लॉट की, और हमने वहाँ पे घर बना लिया, तो उसकी एनर्जी हाइपर होती है, तो उस घर के अंदर क्या होता है, बात बात में कलह होती रहती है, वो आपस में बनती नहीं है, हर बात में आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी हाइपर है ना। पीस ऑफ माइंड मिलता ही नहीं उनको वहाँ पे। वो कहते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, जब से आए तो कुछ भी ठीक नहीं है। और ऐसे ही अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया के अंदर व्यापार खोल देता है तो उसका व्यापार ठंडा हो जाता है, व्यापार ही नहीं चलता उसका। कुछ व्यापार चल सकते हैं जहाँ पे सलाह का काम होता है, जैसे अब एक मेरा, मैं अपने घर से करता हूँ, मैं भी काम, मेरा ज्योतिष का काम है, तो मेरा चल सकता है, और ऊपर वाले की दया से बढ़िया चल भी रहा है। जैसे मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं कुछ बेच नहीं रहा ना, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा ऐसा। या जैसे ट्यूशन सेंटर होते हैं, लोगों ने घर में खोले होते हैं, बड़ा पैसा कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो भी सलाह दे रहे हैं, एक तरीके से सलाह या पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बेच नहीं रहे ऐसा। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो चल सकते हैं। डॉक्टर जैसे खोल लेते, क्लिनिक डॉक्टर भी चल सकता है, हाँ, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर को नहीं खोले तो अच्छा है, क्योंकि उनके पास फिर मरीज आते हैं, नेगेटिव एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली, ये है। और जैसे आपने साउथ दिल्ली की बात करें कि साउथ दिल्ली में रईस लोग रहते हैं, तो हर शहर के अंदर, सारे दर्शक इस बात को चेक कर सकते हैं, हर शहर के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सब समृद्धशाली लोग रहते हैं, और उसी शहर में कोई एक स्लम एरिया होता है जहाँ पे सब झुग्गियाँ होंगी, वहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो ये क्यों होता है? हाँ, क्योंकि ये भूमि की एनर्जी है, ये भूमि का वास्तु है। एक घर का जैसे वास्तु होता है, ऐसे पूरे शहर का भी होता है। तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि वहाँ पे सब समृद्धशाली लोग रहते हैं। अगर आप भी समृद्धशाली बनना चाहते हो तो आपको उसी एरिया में जाके रहना चाहिए, भले ही आप किराए पे रहो, तो उस जगह की जो एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी उन्हीं की तरह बनने के लिए। आप कोशिश करोगे कि मैं भी इन्हीं की तरह बनूं। और जो स्लम एरिया में जाएंगे लोग, तो उनकी सोच वैसी रहती है। बहुत कम आपने रेयर ऑफ द रेयर केस देखा होगा कि कोई उनमें से बहुत ज़्यादा तरक्की करके बाहर आ गया। दूसरा, एक और बात इसमें मुझे याद आ रही है कि आपने देखा होगा जितने स्लम एरिया हैं वहाँ पे उनकी छतें जो हैं वो सबकी नीचे होती हैं। उनकी जो छतें होती हैं घरों की, वो डाउन रहती हैं बहुत, कहीं 8 फुट है, कहीं और भी कम है। आपने तो जितनी हमारी छत डाउन होती है उतनी हमारी सोच जो है वो संकीर्ण होती है, छोटी सोच होती है हमारी, हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े राजाओं के महल होते हैं उनके गुंबद कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी सोच उतनी ऊंची होती है। या आप बड़े रईस लोगों के मकान देख लीजिए, वो ऊंचे ऊंचे होंगे। तो ये जगह का वास्तु है। जगह का वास्तु इतना इम्पैक्ट करता है कि वो आदमी की शक्ल तक चेंज कर देता है कुछ पीढ़ियों के बाद। अच्छा, बिल्कुल। अगर कोई बंदा यहाँ से माना कि चाइना में चला जाता है और वो चाइना जाके सेटल हो जाता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो तो इंडियन जैसे ही दिखेंगे अगर वो इंडियन है, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे तीसरी पीढ़ी में जाके उनके शक्ल भी चाइना वालों की तरह, जैसे उनके एक स्पेसिफिक चेहरा होता है ना, वैसे हो जाएगी, क्योंकि वो उस जगह का है। आपने देखा कि पर्टिकुलर जगह में रहने वाले लोगों के फेस में कुछ समानताएं होती हैं। और मैं तो ये बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ये बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि ये लोगों को देख के मैं गैस करता हूँ कि ये उस जगह का होना चाहिए बंदा। अभी कुछ समय पुरानी बात है, हम लोग जयपुर जा रखे थे, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हम वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खाने बैठे। तो मैं फैमिली के साथ था, तो वहाँ पे एक कैप्टन होते हैं ना जो आपको ऑर्डर लेते हैं। तो मैंने उनको देखा और वो राजस्थान जयपुर के अंदर है। तो मैंने उनको बोला कि ये व्यक्ति जो है मुझे गढ़वाल का लग रहा है, उत्तराखंड गढ़वाल का लग रहा है मुझे। तो मेरे बेटे ने कहा ऐसे कैसे बता दिया आपने, यहाँ पे तो कोई ज्योतिष थोड़ी है। मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है इसके शक्ल को देख के। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं इसमें क्या है। हमने उनको बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा जी मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ। तो उनका जो फेस होता है वो बताता है, कुछ सिमिलैरिटी होती है उसके अंदर ऐसा। तो ये ऑब्जर्वेशन का मामला है। करेक्ट। अब जैसे हमने बात की थी मंदिर घर के आसपास नहीं होना चाहिए, उससे इम्पैक्ट होता है। तो कुछ मंदिर का भी अपना वास्तु होता है, जैसे कि बहुत सारे अब जैसे नई सोसाइटीज़ बनती है तो उसमें लोग मंदिर बनाते हैं, या फिर बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं हिंदुस्तान में, तो इनका भी कुछ वास्तु होता है।
100% वास्तु होता है। ओके। जैसे आपने खुद ही कहा है कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, कुछ बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। अब देखिए कुछ बहुत प्राचीन मंदिर हैं और वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, घंटों खड़े हुए हैं। आप क्यों जा रहे हैं लोग वहाँ? क्या वैष्णो देवी के मंदिर और कहीं नहीं है? लोगों ने बना रखे अपने यहाँ, हर शहर में एक आध मंदिर कोई ना कोई बना ही देता है। वहाँ इतनी भीड़ क्यों नहीं है? माँ का स्वरूप तो वही है, माँ तो हर जगह है, लेकिन वहाँ क्या है? वहाँ एक स्पेशल एनर्जी है। वहाँ की एनर्जी जो है वो बिल्कुल अलग है, बहुत प्योर एनर्जी है वहाँ पे। तो उस एनर्जी को फील करने के लिए जाते हैं। और कुछ मंदिरों की एनर्जी ऐसी होती है कि वहाँ जाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए भीड़ जाती है वहाँ पे कि हर कोई अपनी मन्नत मांगने वहाँ जा रहा है और कोई थैंक्स बोलने जा रहा है कि मन्नत पूरी हो गई मेरी, क्योंकि उस जगह का वास्तु ऐसा है कि वो उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो मंदिरों का वास्तु, सबसे पहले वास्तु मुझे लगता है कि मंदिरों का ही शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ जी। ओके। मंदिरों के वास्तु की भी बड़ा विस्तृत साइंस है ये, कि उसमें जैसे जो भगवान की मूर्ति वो गर्भगृह में स्थापित होती है। ओके। गर्भगृह होता है जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है, उसके ऊपर जो मेन गुंबद होता है वो वहाँ होता है। फिर जहाँ पे माथा टेकने का जो स्थान होता है वो थोड़ा बाहर होता है, ताकि वहाँ पे माथा टेका जाए। वो उस जगह में बनाया जाता है जहाँ पे उसकी इच्छाएं जल्दी से अच्छे से पूरी हो सके। तो मंदिर का वास्तु बिल्कुल काम करता है। और बल्कि कुछ मंदिरों के बारे में ऐसा भी है, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है एक उदाहरण, कि अगर कोई शिव का मंदिर हो, ओके। भगवान शिव का मंदिर है और वो थोड़ा प्राचीन मंदिर हो, मतलब कुछ साल हो गए होंगे उसे, और वो पश्चिम की दिशा में उसका मुख हो, ठीक है, पश्चिम मुखी हो, और साथ में वहाँ पे कोई पीपल का पेड़ हो, ओके, उस कंपाउंड के अंदर, तो कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर साक्षात भगवान शिव का वास होता है। ओह। और ये कुछ लोगों ने फील भी किया। कोई है ऐसा मंदिर, आपको नाम याद आ रहा है? जी, मेरे गांव में एक मंदिर है ऐसा। ओके। और ये तभी मैंने कनेक्ट किया क्योंकि मेरी दादी मुझे बताती थी कि बहुत पहले तो वहाँ पे शिव जी को महादेव कहते हैं, कि महादेव जो है वो आवाज़ देते थे लोगों को, आवाज़ देते थे लोगों को। ओके। उनको बताते थे हाँ। कि ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ये मैंने अपनी दादी से सुना है। तो जब मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने जब वास्तु वगैरह सीखा, ये सब मैं पढ़ रहा था, तो तब मैंने जब ये बात मैंने कहीं पढ़ी तो तब मैंने कनेक्ट किया कि वो जो मंदिर है वो भी पश्चिम मुखी है, पुराना मंदिर है शिव जी का, पीपल का पेड़ भी है। और दादी कहती थी वहाँ से आवाज़ आती है। अब आवाज़ देता है, अगर भगवान शिव आवाज़ दे रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे है ना उनका वास। ये इस तरीके से काम करते हैं। कौन सा मंदिर है सर वो, लोग जाना चाहें अगर वहाँ पे? ऐसा कोई बहुत फेमस मंदिर नहीं है वो, इस पॉडकास्ट के बाद हो जाए शायद। जहाँ शिव जी है वो सब पहुँच जाएंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पौड़ी गढ़वाल के अंदर है वो मंदिर। ओके, बहुत बढ़िया सर। हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो। तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, पर एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख के जा रहे हो 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया। पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर चैनल, दिस इज योर एडल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। ओके सर, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आपके पास आते होंगे, अपनी चीज़ें बताते होंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे लोग ना खुल के नहीं बताते, जैसे आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको झूठी भी बताते होंगे कि कुछ भी हो, जैसे कि क्योंकि अगर आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो वो इतनी जल्दी आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो आपको शायद कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी दे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ या ऐसा हूँ। तो क्या आप सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ एक टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से एक इंसान का पूरा चिट्ठा निकाल सकते हो? ऐसा पॉसिबल है या? देखिए, ये तो बहुत आसान बात है। हाँ, आपका मतलब है जन्म पत्री देख के हाँ, जो वो कह रहा है उसके बारे में, वो पहले तो ये जानना कि वो सही भी कह रहा है या नहीं, या उसके बारे में हम कितना जान सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहा है और जिसे ज्योतिष आता है, तो ये जानना तो बहुत ही आसान काम है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब जो जानते हैं उनके लिए आसान है, सामने वाले के लिए तो मुश्किल हो सकता है। अगर आप किसी को जानना चाहते हो कि भाई ये आदमी सही में आ रखा है मेरे पास, ये वाकई कुछ पूछने आई है, मुझे टेस्ट करने आई है, उसका तो बहुत सिंपल है कि आप प्रश्न कुंडली बना लो। तो प्रश्न कुंडली बता देती है कि इसकी भावना सच्ची भी है या नहीं। अच्छा जी। दूसरा, और ये भी बता देती है ये क्या पूछने आ रखा है, ये किस बारे में बात करेगा। हमें पता रहता है कि ये अगर कोई उसकी कुंडली के अंदर
कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आया कि ये ज़रूर अपने लव अफेयर के बारे में बात करने वाला है, या कोई अपने कैरियर के बारे में बात करेगा, या कोई बीमारी की बात करने वाला है, पता लग जाता है। लेकिन आपने पूछा कि जन्म पत्री से किसी का चिट्ठा पूरा पता लग सकता है। देखिए, जब जन्म पत्री सामने होती है तो सब कुछ पता लग जाता है। और मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की जन्म पत्री हमारे सामने हो तो उसकी जन्म पत्री से हम यहाँ तक देख सकते हैं कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तो वो, अगर उसका जन्म घर में हुआ है तो वो बिल्डिंग के कौन सी दिशा में हुआ है ये बताया जा सकता है। अच्छा। दूसरा, उस कमरे में जहाँ पे उस बच्चे का जन्म हो रहा था उसकी माँ के अलावा और कितने लोग वहाँ मौजूद थे, मतलब वहाँ 2 लोग थे, 4 लोग थे या 6 लोग थे, कितने लोग थे ये भी मालूम किया जा सकता है। और उसकी माँ ने उस समय कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे ये भी बताया जा सकता है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मेरे पास एक सज्जन आए थे ऋषिकेश से। हाँ। तो वो अपनी कुंडली लेके आए थे मेरे पास, तो कुंडली वो बहुत फटी हुई थी, तो उसमें कुछ टाइम ऑफ बर्थ ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ठीक से, तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाला और टाइम उनको याद नहीं था। तो मैंने अपने अंदाजे डाला, मैंने कहा जो चार्ट दिख रहा है, चार्ट को देख के आप टाइम भी बता सकते हो। मतलब अगर आपके पास डिटेल नहीं है और सिर्फ चार्ट है तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ खुद ही निकाल सकते हो आप। अच्छा। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी निकल आता है। तो मैंने कुछ अंदाजे से निकाला कि भाई ये टाइम होना चाहिए। और फिर भी उसने कहा कि मैं एक बार माँ से पूछ लूँ। मैंने कहा प्लीज़ कॉल करो यार आप। तो उसने कॉल किया और उसने, लड़का ही था वो छोटा, तो उसने कॉल किया कि मम्मी मेरे को ये पूछना है और मैं इनके पास हूँ, तो टाइम ऑफ बर्थ क्या था मेरा। तो जब वो था तो मैं कुंडली तो देख ही रहा था। मैंने कहा ये भी कंफर्म कर लो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ के साथ उस रूम में सिर्फ एक ही लेडी थी, कोई दूसरा कोई था ही नहीं। जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, एक से ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन मुझे उसकी कुंडली में दिख रहा था ऐसा। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने टाइम ऑफ बर्थ जो भी बताया वो बताया। तो उसने कहा कि मम्मी उस समय जब मेरा जन्म हुआ था तो आपके साथ वहाँ कौन था रूम में। तो उसने कहा कि बेटा तेरा जन्म गाँव में हुआ था और वहाँ तेरी नानी के अलावा और कोई नहीं था मेरे साथ। ओह, ये भी बताया जा सकता है। हैरान हो गया होगा वो। हाँ बिल्कुल। ऐसे किस्से बताओ, देखो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है स्टोरीज जाननी, तो मेरे को अपने थोड़े क्लाइंट एक्सपीरियंसेस बताओ कि लोगों का क्या समस्या लेके आए और जो आपको याद रह गया हो, जो आपको इम्पैक्ट करके गया हो। देखिए 18 साल की प्रैक्टिस है, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, तो ऐसे तो हमें कई पॉडकास्ट करने पड़ जाएंगे। अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा है। हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे जीवन में जो हुए हैं। लोग आते हैं उनके जीवन में, या जो वो बताते हैं कि सब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अब एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक लड़की जो है वो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो वो अपने मायके, उनका मायका है वहाँ, ससुराल कहीं और थी, वहाँ से आई हूँ। तो जब वो कुछ दिन रहने के बाद वो वापस गई तो जेवरात नहीं मिले उनके। अच्छा। उनके जेवर खो गए। ठीक है। तो अब उसको यही नहीं पता लगा कि जेवर रास्ते में गिर गए या मायके में छूट गए या ससुराल में हैं कहीं, कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान, वो दोबारा वापस आई मायके और परेशान। तो वो मेरी वाइफ से मिली तो उन्होंने कहा कि भैया से प्लीज़ ऐसे पूछ लीजिए। तो मैंने उनकी प्रश्न कुंडली लगा दी, प्रश्न कुंडली उनकी लगाई। तो प्रश्न कुंडली से मुझे जो समझ आया, मैंने उनको कहा कि वो जेवर कहीं अंधेरे जगह में रखे हैं और बहुत मुलायम जगह में रखे हैं। अच्छा। तो जो टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी भाषा होती है। हाँ। कि वहाँ पे अंधेरा है और मुलायम है, कुछ मुलायम मतलब सॉफ्ट में रखे हैं। तो वो जो है उनके दीवान के अंदर, रजाई के अंदर पड़े हुए थे वो। उनको 2-3 दिन में मिल गए। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो वो बड़ी हैरान हुई, उसके बाद बताने भी आई कि भैया ऐसे वहाँ मिल गए मुझे। ऐसे ही एक किस्सा। आप खुद नहीं हैरान हो जाते कभी, या ये स्टार्टिंग के फेज में होता होगा आपको जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी? देखो, मैं हैरान पता कब होता हूँ कि मैं एक बात मानता हूँ, ज्योतिष में आप गणित तो कर सकते हो। हाँ। लेकिन जो फल देते हैं वो फल हमेशा प्रभु देते हैं, उन्हीं की कृपा से आते हैं। राम जी की बड़ी कृपा है मुझ पर, उन्हीं की कृपा से फल आते हैं। मैं हैरान कब होता हूँ जब मेरे को लोग आके बताते हैं कि सर मैं आपसे मिला था 6 महीने पहले और आपने ये बताया था और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। तो मैं कहता हूँ यार मैंने बोला था क्या ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे आज भी, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ ये बात, मुझे आज भी ये महसूस होता है कि मुझे उतना ज्ञान नहीं है जितनी प्रभु की कृपा से मैं बता रहा हूँ लोगों को, या हो जाती हैं चीज़ें, पता नहीं कैसे हो जाती हैं, उनकी कृपा है। तो एक किस्सा और याद आ रहा है मुझे कि एक सज्जन, वो मेरे परिचित थे और वो बैंक में मैनेजर थे। तो उनका बेटा 10th में पढ़ता था, वो घर से चला गया। हाँ, घर से चला गया और परेशान हो गए वो। तो उन्होंने मुझे कॉल भी की कि मतलब 2 बजे के आसपास, जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो मिला नहीं। तो मैं उस समय बिजी था, मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पहले से शेड्यूल डिसाइड होता है। तो मैंने उनको कहा कि सर ढूंढ लीजिए, यहीं कहीं मिल जाएगा, मैं बाद में फ्री होकर देखूंगा, अभी तो टाइम नहीं है। तो उसके बाद वो मिला ही नहीं और उनको लगा कहाँ। तो उनके बेटे का जो घूमने की उसकी पसंदीदा जगह थी वो शिमला थी। तो उन्होंने सोचा वो शिमला चला गया होगा, तो वो लोग उसे ढूंढने शिमला चले गए और रात भर उसे ढूंढ रहे वहाँ। तो जब मैं शाम को घर पहुँचा रात को, तो मुझे लगा यार उनकी मदद करनी चाहिए, परेशान है। तो मैंने लैपटॉप निकाला अपना और प्रश्न कुंडली बनाई उसकी भी कि कहाँ जा सकता है वो।
तो जब मैंने कुछ गणित करी उसमें, तो मुझे लगा कि यार ये शिमला में नहीं होना चाहिए, इसको दिल्ली में होना चाहिए, और उसके साथ 2 लोग और होने चाहिए। अच्छा, इतना एक्यूरेसी पता लग रही थी? पता लग जाती है इसमें। हाँ। और उसके साथ 2 लोग और हैं, और तारीख मुझे एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ध्यान है मुझे कि मैंने उनको कहा था कि 24 तारीख को मिलेगा ये और 26 को घर आएगा ये। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उससे ये सारा जब कंफर्म हो गया, मैंने कुंडली से कंफर्म कर लिया, प्रश्न कुंडली से, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप कहाँ के? हम लोग शिमला में। मैंने कहा वापस आ जाओ। अच्छा। हाँ, मैंने कहा वापस आ जाओ देहरादून। तो कि सर फिर बच्चा? मैंने कहा बच्चा आपका शिमला में नहीं, दिल्ली में मिलेगा, आप उसको दिल्ली में तलाश करो, और वो 24 तारीख को आपको मिल जाएगा और 26 तारीख को वो घर आ जाएगा। तो उन्होंने दिल्ली में, उनके कुछ परिचित थे जो LIU में किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने उनको संपर्क किया। तो खैर उन्होंने अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, 24 तारीख की सुबह अपने पिताजी के ATM से पैसे निकाल दिए, उससे लोकेशन ट्रेस हो गई। मैसेज आ गया। हाँ, मैसेज आ गया, लोकेशन ट्रेस हो गया, और फिर वो मिल गया। उसके साथ 2 लोग और थे सच में, जो जब ये उनको लेने गए तो वो भाग गए इनको देख के, 2 लड़के। और फिर ये बच्चा, ये 24 तारीख की बात है, और फिर 26 को वापस देहरादून घर आया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ऐसे कि जो हैरान कर देना लगते हैं ऐसा, लेकिन ये होता रहता है ऐसा। आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था, जहाँ पे आपको फील हुआ कि यार इसके बाद तो चेंज ही हो गया सब? ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि जब मैं पेंटिंग टीचर के रूप में काम कर रहा था, तो पेंटिंग बना के ऑब्वियसली आर्टिस्ट बहुत खुश होता है, तो मैं भी बहुत खुश था। लेकिन मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मैं समाज के लिए भी कुछ करूँ, मैं लोगों के लिए भी कुछ करूँ, और मैंने अपने लेवल पे इसका प्रयास भी किया। मैं ऐसी जगह गया जहाँ वृद्धाश्रम होते हैं, मैं वहाँ गया। मैंने उनको कहा कि देखो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन मैं टैलेंट का यूज़ कर सकता हूँ, मैं पेंटिंग्स बना सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं इनके लिए क्या करूँ ऐसा कि मैं पेंटिंग में जो इनको कुछ दे सकूँ मैं। तो उन्होंने मेरे से कुछ पेंटिंग्स भी बनवाई कि आप यहाँ पे ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। तो मैं इस लेवल में काम कर रहा था। लेकिन आप पेंटिंग बना के किसी की आप कितनी मदद कर सकते हो? देखो पेंटिंग से थोड़ी देर देख के हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छे से मदद नहीं हो सकती। तो फिर मेरे पास एक और टैलेंट था, ये ज्योतिष का। ये आप कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? एक्चुअली में जो इसका शौक़ था, और इसकी शुरुआत बचपन से हो गई थी। मेरे एक मित्र हैं, उनके मामा जी मुंबई के अंदर एस्ट्रोलॉजर थे, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जब भी आते थे तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे। अब या तो उनको मेरी कुंडली में ऐसा कुछ दिखता था, ये क्या था, अब मैं उस समय बहुत बोर होता था। मैं कहता था यार ये सब खेल रही है, मुझे पकड़ के बैठ गए, तो मुझे सिखाते थे ऐसा। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसके अंदर, और मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इसमें आप किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो बस। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। फिर मैं पढ़ता रहा इसको। फिर जब काफ़ी पढ़ने के बाद क्या होता था कि मेरे को अपने आसपास जब कोई दुखी दिखता था, कि सपोज मेरे कोई कुलीगी हैं, वो परेशान है। एक बार मैंने किसी टीचर को रोते हुए देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप क्यों रो रहे हो वैसा? तो पहले तो बता नहीं रहे थे। मैंने कहा आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और बताइए कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो उन्होंने अपने घर की एक फैमिली प्रॉब्लम बताई मुझे। तो मैंने ना उनको एक छोटी सी शनि की रेमेडी बताई। मैंने कहा आप ये करके देख लो, मुझे लगा ये शनि की प्रॉब्लम है। और उन्होंने मुझे 3 हफ्ते बाद आके बताया कि सर चमत्कार हो गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा कमाल है यार, मेरे को इतना यकीन नहीं था इस बात पे। तो इस तरीके से फिर ये चलता रहा, कोई ना मैं किसी न किसी को बताता रहा। फिर ये एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को बता दिया कि ये सर ये काम करते हैं। तो फिर क्या होता था कि जब मैं अपने स्कूल से काम ख़त्म करके घर आता था, तो मेरे बरामदे में रोज़ कोई ना कोई बैठा मिलता था मुझे। कभी एक बैठा हो, कभी 2 बैठे हुए। भाई ये कौन है, क्यों बैठे हैं? कि आपको जन्मपत्री दिखाने आ रखे हैं। तो मैं कहता था अच्छा भाई आ रखे हैं तो अब देखेंगे। तो फिर मैं ऐसे करता चला गया, उनकी जन्मपत्री देखता था या प्रॉब्लम जो भी सॉल्व होती थी उनकी। तो फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ने लग गया। अब ये धीरे धीरे इतना बढ़ने लग गया कि मेरा जो फर्स्ट काम था वो सेकंड हो गया, और सेकंड काम वो फर्स्ट हो गया, क्योंकि मैं इसी में आ गया। और मैं अंदर से मुझे खुशी भी इसमें मिल रही थी, क्योंकि इससे मैं लोगों के दुख दूर कर पा रहा हूँ। जब कई बार लोग रोते रोते आते हैं और बाद में वो हंसते हुए दिखते हैं, उनके चेहरों पे खुशी दिखती है, तो एक अलग अंदर से एक सुकून जो महसूस होता है, ये अपने आप में अल्टीमेट है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है जब आप किसी रोते हुए को हंसाते हो या उसके दुखों को दूर करते हो। तो ये, और साथ साथ जब मैं इस साइंस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरी अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, तो मैं पुराने स्कूटर में घूम रहा था। ऊपर वाले की इतनी कृपा हुई, राम जी के इतना आशीर्वाद मिला कि इसमें खूब समृद्धि भी आ गई। आज मतलब लग्जरी गाड़ी, लोग कहते हैं कि जी मैंने ऑडी लेनी है तो आज ऑडी A6 भगवान की दया से मैं ऑन करता हूँ, उसमें घूम रहा हूँ। या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं लेना चाहूँ और लेना सकूँ इस समय। इतनी कृपा भगवान ने करी है, और साथ में लोगों का आशीर्वाद मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब तुम दूसरों की मदद करने लगते हो तो भगवान तुम्हारी करने लग जाता है। ये 100% सही है। ये मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी रेमेडी है। ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने
कि आप दूसरों की मदद करना शुरू करो बॉस, अपने लेवल पे करो, छोटे लेवल पे करो। कुछ बात नहीं, आप 5 रुपये दे दो महीने के, कोई बात नहीं है, लेकिन आप करना शुरू करो, आपकी लाइफ के अंदर ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है। ओके सर, यहाँ से एक सवाल ये आता है कि जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुशास्त्रिस्ट से जब बात करो तो कम्युनिटी ये बोलती है कि ये सारे ऐसे उपाय आते हैं जो कि हर किसी के बस की नहीं है। कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि यार इतने पैसे डोनेट कर पाए, कोई इतना सराउंडिंग में नहीं होता कि वो चीज़ें कर पाए, कोई किराए के घर में रह रहा है तो वो चेंजेस नहीं कर सकता कि यार वो बाथरूम ही तोड़वा दे, या कोई पीजी में रह रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, बहुत सारे जॉब करने के लिए लोग छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं तो वो एक एक कमरे में 4-4 लोगों के साथ भी रह रहे होते हैं। तो इन लोगों को कैसे अपना वास्तु सेट करना चाहिए, या इन लोगों को कैसे अपना एस्ट्रोलॉजिकली करना चाहिए? कोई इजी डेली लाइफ रेमेडीज होती हैं, क्या होता है वो कैसे करें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो 2-3 सवाल मिक्स है इसमें, एक एक करके कर लेते हैं इसमें। अगर हम वास्तु की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वास्तु हर किसी को सीखना चाहिए। आप भले ही प्रोफेशनली मत करो, अपने लिए सीख लो। ये सही बात है कि वो बड़े शहर में आ रखे हैं, एक कमरे में 4 लोग रह रहे हो, कौन इसका वास्तु कराएगा, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हो कि भाई जो आपका टॉयलेट है वो किस तरफ है। आपको अगर इसका थोड़ा सा पता हो तो ये बहुत अच्छा है। ये किसी से पूछ लो, ऐसे ही मतलब वास्तु मत कराओ, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि जी मैंने कंपास में देखा और मेरा टॉयलेट इस तरफ है, क्या मेरे लिए ठीक है? तो इतना काफ़ी रहेगा। और वो अपना जो पलंग है उसकी चॉइस है, अगर उसके पास है कि वो घुमा सकता है इधर उधर, तो सही डायरेक्शन में पलंग लगा ले। क्योंकि जहाँ पर हम सोते हैं उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा अपने बेडरूम में बिताते हैं। अगर कोई इंसान इस दुनिया में 90 साल जिंदा है तो 30 साल बेडरूम में रहता है। तो इसलिए उसको सही जगह कर लीजिए, तो इतना वो कर सकते हैं। बाकी रही एस्ट्रोलॉजी की बात कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको कैसे फॉलो करें, तो देखिए मैं ये बताता हूँ कि अगर आपका जीवन सही चल रहा है, आपको पीसफुली आपका लाइफ चल रही है, और तो आप ज़बरदस्ती के चेंजेस मत करो अपने घर के अंदर। मतलब वास्तु की बात कर रहा हूँ मैं कि ये पेंटिंग लगा ली, वो पंगेबाजी मत करो। अगर सही चल रहा है तो ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको कुछ करने की। अब रही बात एस्ट्रोलॉजी की, हम इसको कैसे फॉलो करें कि भाई हम एक कमरे में, जैसे आपने उदाहरण दिया कि 4 लोग रह रहे हैं, वहाँ कहाँ हम पूजा करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान की पूजा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कहीं पे मंदिर टांगना है। आप अपने मन में याद करके कोई मंत्र कर लीजिए या उनको प्रणाम कर लीजिए, इससे काम हो जाएगा। और बाकी जो सारे ग्रह हैं ये सब आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। अब जैसे हम सूर्य की बात करें कि भाई सूर्य अगर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, मानते हैं अगर सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देता तो हमें डिफेम मिलता है। ओके हाँ, कि हमें या ज़बरदस्ती के एलिगेशन लग रहे हैं हमारे ऊपर, हमने कुछ गलती की नहीं लेकिन हमारा नाम आ गया, फंस रहे हैं हम उसमें। और जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है स्कूल कॉलेज में या काम करने में, ऐसा छोटे कोर्ट केसेस हो जाते हैं। या फिर हमारे जो बॉस हैं वो हमारे काम से ही खुश नहीं हो रहे, हम अपना 100% दे रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके नज़र में हमारी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब सूर्य आपका कहीं आपको ख़राब रिजल्ट दे रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, और आप कोई बड़ी रेमेडी नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, आप छोटे रेमेडी करो भैया। आपको सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने और सारे ग्रह ठीक होंगे। आप सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दीजिए। अब ये तो कहीं भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है भैया। आप अपने शहर का सूर्योदय का टाइम चेक कर लो इंटरनेट में, और सूर्योदय से पहले आप बिस्तर त्याग दो बस, तो आपका सूर्य धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में सूर्य जो है वो पिता होते हैं हमारे घर के अंदर। तो आप अपने पिताजी का सम्मान कीजिए, हो सके तो उनके पैर छूइए, ये कोई बड़ी रेमेडी तो है नहीं। रोज़ आप उनके पैरों को छूना शुरू कर दीजिए, तो आपका धीरे धीरे सूर्य जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। आपके जो खराब रिजल्ट है सूर्य के वो पॉजिटिव में बदलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ना कुछ खर्चा करना है, ना कोई बड़ी रेमेडी की आपको ज़रूरत है। ये सिंपल अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर हम चंद्रमा की बात करें कि भाई चंद्रमा आपको ख़राब रिजल्ट दे रहा, तो पहचानेंगे कैसे कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कि अचानक आप कभी बेवजह उदास हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, कभी कभी आप बेवजह खुश हो जाते हो, मूड स्विंग्स हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो चंद्र खराब है आपका। या भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह चंद्रमा होता है। अगर आपको लगता है कि लक मेरा बिल्कुल ही फेवर नहीं कर रहा, तो चंद्र वीक है आपका। तो ऐसे में क्या करिए आप, चंद्र की क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, चंद्र की सबसे बड़ी रेमेडी अगर हम रिश्तों में बात करें तो हमारी माँ है, जो हम सबके पास ही होती है। तो अपनी माँ के आप रोज़ सुबह पैर छू सकते हैं। अपनी माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे रखिए। अगर आप कहीं बाहर हैं तो उनको रोज़ फ़ोन कर लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप उनके साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और चंद्र होता है, पानी जो है वो चंद्रमा का कारक है। अब आपने एक बात नोट की होगी या आप गौर करोगे, जो लोग डिप्रेसिव होते हैं वो कई कई दिन तक नहाते नहीं हैं। हाँ। ऐसे मेरे पास कई केस आए कि एक लड़की थी, वो डिप्रेसिव थी बहुत ज़्यादा, उनके घर का मैंने वास्तु किया,
तो उसकी मम्मी ने ये भी बताया मुझे कि कई कई दिनों तक नहाती नहीं है। अब नहाने का कनेक्शन चंद्रमा से है, क्योंकि चंद्रमा पानी है। जब हम शरीर में पानी डालते हैं तो चंद्रमा स्ट्रांग होता है उस वक्त हमारा, चंद्र स्ट्रांग होगा। तो ऐसे आप रोज़ अच्छे से नहाइए या फिर पानी के पास जाइए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये नहाता नहीं जी रोज़। कल भी कोई यार के थे सज्जन, मैंने उनके बेटे के लिए रेमेडी बताई, वो कह रहा है कि ये बिना नहाए हुए कर सकता है। मैंने कहा हाँ जी कर सकता है, क्योंकि वह ऐसी रेमेडी थी। तो ऐसा रोज़ नहाना शुरू करिए। जनरली सभी नहाते होंगे, पर एक बात कर रहा हूँ, या फिर पानी के नज़दीक रहिए या पानी ज़्यादा पीजिए, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है इससे। ऐसी अगले ग्रह की बात करें तो मंगल है अगला ग्रह। तो अगर आपका मंगल आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, बार बार चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, या साहस की कमी होना, डर लगना, ये सब मंगल के कारण होते हैं। अगर मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको कुछ नहीं करना, आप जिम चले जाओ बस। आजकल तो बच्चों को शौक भी है या कई लोग नहीं जाते, आप जिम जाएंगे और जिम में जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मंगल इंप्रूव हो जाएगा। लाइफ स्टाइल रेमेडीज हैं सारी। आपका अगर कोई छोटा भाई है तो उसके साथ संबंध आप बहुत अच्छे रखिए। आप या जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो मजदूर हैं, जो पसीना बहाने वाला काम कर रहे हैं, लेबर, ये सब, हाँ लेबर जो हैं, ये सब मंगल के स्वरूप हैं। आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनकी मजदूरी मत मारो, इनकी कुछ मदद कर दो, इनको अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो या कुछ मीठा खिला दो, जो भी आप कर सकते हो, आपका मंगल इंप्रूव हो गया। ये सब लाइफ स्टाइल रेमेडीज हैं, इसके लिए हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बुध की बात करें, अगर बुध आपका अच्छा नहीं है, जिनका बुध अच्छा नहीं होता वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। आपने कई बार देखा होगा, कुछ माँ बाप बोलते हैं ये लिखता तो बहुत अच्छा है, क्लास में खड़ा कर दो तो बोलता नहीं है, ये बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो बुध खराब है उसका। अगर उसका बुध खराब है तो बुध कौन है? बुध जो है हमारी बहन है, बुआ है, मौसी है, इनके साथ संबंध अच्छे रखिए आप, तो ये अच्छा है। आप पेड़ पौधों के पास जाइए तो आपका बुध इंप्रूव होगा। आप खुद गमले में पौधे उगाना शुरू करिए, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, उनको ग्रो करिए, तो आपका बुध इंप्रूव हो जाएगा। ये सब लाइफ स्टाइल रेमेडीज़ हैं। तो ये अगर हम अगला ग्रह देखें तो गुरु है, उसकी भी रेमेडी बताया था। गुरु, हमारे घर में कोई भी गुरु तुल्य व्यक्ति है वो गुरु है, या जो सच में हमारे गुरु हैं, जो टीचर हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे से देखेंगे तो उनके लिए सारे टीचर गुरु हैं। गुरु मतलब मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ, बृहस्पति की, जो सिखा रहे हैं वो सब आपके गुरु हैं। तो अगर आपका बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रखिए। कभी कभी मंदिर चले जाया करें, वैसे रोज़ जाएंगे तो गुरु इंप्रूव हो जाता है बहुत ज़बरदस्त, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है रोज़ मंदिर जाना। ये मैंने अपनी लाइफ में देखी। एक जगह मैं उनके घर के अंदर गया तो जब मैंने देखा वहाँ पे इस प्रकार का दोष था कि उस घर के मालिक को जीवित होना नहीं चाहिए था कायदे से। अच्छा, हाँ जी, ऐसे भी दोष होते हैं? ऐसे भी दोष होते हैं, लेकिन वो तो थे। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपना रूटीन बताओ। तो उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि भैया आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, ये मंदिर रोज़ जाते हैं। तो इस रेमेडी ने उनका गुरु स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो ऐसे आप मंदिर जाइए, या वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ धार्मिक एक्टिविटी, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ ली, कोई मंत्र जाप कर लिया, शिव चालीसा पढ़ ली। तो इस तरीके की अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका गुरु इंप्रूव हो जाएगा। अगला ग्रह शुक्र आता है। अगर आप शुक्र को इंप्रूव करना चाहते हो तो भैया बन ठन के रहो, जैसे आप हो, बिल्कुल स्मार्ट बन के रहो। परफ्यूम लगाओ, परफ्यूम लगाना शुक्र की रेमेडी है। अब आप जो है आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं और बास आ रही है आपके शरीर में से, तो शुक्र गड़बड़ है आपका। या फिर आपको कपड़े पहनने का सलीका ही नहीं है कि किस कमीज़ के साथ कौन सी पैंट जाएगी, या कौन सी बेल्ट पहननी है, कौन से शूज़ के साथ, या आप घड़ी कौन सी पहन रहे हो। ये शुक्र से आती है सेंस। आप इसको थोड़ा इंप्रूव कर लो। आप ऐसे ही कहीं भी मत चले जाओ, थोड़ा प्रॉपर ढंग से तैयार होकर जाओ, तो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जो शादीशुदा हैं उनके लिए उनकी पत्नी शुक्र है, तो आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, उनके साथ संबंध अच्छे रखिए, उनके साथ तमीज़ से पेश आइए, उनके साथ तमीज़ से बात कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। हो सके तो उनको फ्लावर गिफ्ट कीजिए, बुके दीजिए कभी कभी ला के उनको। अब लोग कहेंगे तो खर्चे का उपाय बता दिया, कोई नहीं किसी बगीचे से तोड़ के फूल दे दो। नहीं तो उनको एक कप चाय पिला दो बना के। ये तो घर में चाय तो बनती है, एक कप चाय पिला दो बना के, ये भी एक उपाय है। तो क्या होगा, इससे आपका शुक्र इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उनको कहीं घुमाने ले जा लो। ये भी नहीं कर सकते तो भैया गाने सुन लो, मूवी देख लो। अब ये नहीं कि हर वक्त मूवी देख लो, पर आप अगर मूवीज़ को देखते हो, गाने सुनते हो, जिससे भी आपका शुक्र इंप्रूव होता है। ओके। अब अगला ग्रह शनि है, जैसे लोग बहुत डरते हैं। हाँ। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं आपके साथ, आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, दंड नहीं देते, फल देते हैं। हाँ, बुरे कर्म करोगे तो दंड देंगे। अब शनि को आपने इंप्रूव करना है कि भैया मैं शनि को कैसे इंप्रूव करूँ, तो भैया आलस को छोड़ दो आप। जिसका शनि खराब होता है वो आलसी होता है, एक नंबर का। अच्छा, हाँ जी, तो आलस को छोड़ दो, ठीक है। और सबके साथ न्यायप्रिय व्यवहार करो, न्यायोचित व्यवहार करो, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करना आपने। और ईमानदारी, अपने काम के अंदर ईमानदारी लिया हो आप। कई बार आपने देखा होगा कि
लोग कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे। फ़र्क पड़ता है बॉस। जब शनि महाराज आपको ढैया में या 7.5 में आएंगे ना, तो तब बताएंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो अपने व्यवहार के अंदर ईमानदारी ले आओ, तो शनि इम्प्रूव हो जाएगा आपका। अपने जूते अच्छे रखो आप, आपके जूते शनि हैं। ओके। हाँ, जो लोग कुछ भी जूते पहन लेते हैं, अपने जूतों का ख्याल नहीं रखते कि छोड़ना यार कौन देख रहा, चप्पल ही जूता ही तो है। अगर आपका जूता ख़राब आप पहनते हो तो आपका शनि आपको अच्छे रिजल्ट कभी नहीं देगा। तो अपने जूतों का ध्यान रखिए, आप शनि इंप्रूव हो जाएगा। अगला ग्रह जो है वो राहु है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है राहु की। और आपने चेक करना हो इनके घर में राहु ठीक है कि नहीं। आप उनका वॉशरूम देख लो, अगर वॉशरूम में उनकी सीट गंदी मिलेगी आपको, ख़राब मिलेगी, राहु ख़राब रिजल्ट दे रहा होगा। अच्छा। हाँ, और राहु हमें कंफ्यूज कर देता है। अचानक आने वाली सारी प्रॉब्लम राहु से आती है। सब कुछ ठीक चल रहा, अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैठे बिठाई प्रॉब्लम आ गई। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि बैठे बिठाई प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब राहु खराब है। घर में बहुत ज़्यादा लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं तो ये कहते भी हैं राहु का है। अच्छा, बिल्कुल सही, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। तो जो है बिल्कुल। अब इसका सिंपल उपाय क्या है, आप जिस टॉयलेट को आप यूज़ करते हो, कम से कम उस टॉयलेट सीट को खुद साफ करो। और रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार को जरूर साफ करो, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। ओके। बिल्कुल। सैटरडे से क्या लिंक? राहु का दिन मानते हैं शनि को। ओके। हालांकि बुधवार भी है, लेकिन आप शनिवार को, ये किसी भी दिन कर लो, पर ये थोड़े अच्छे दिन है। तो जो है आपका राहु आपको ख़राब रिजल्ट नहीं देगा। अब एक ही ग्रह बच गया, केतु, ठीक है ना। केतु अगर आपको ख़राब रिजल्ट दे रहा है तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा सा धार्मिक होना है आपने, ठीक है। आप चीज़ों को समझ, धार्मिक का मेरा मतलब ये नहीं कि आप अगरबत्तियाँ जला के घंटियाँ बजाना शुरू कर दो, मैं वो नहीं कर रहा। वो भी करोगे तो बुराई कुछ नहीं है उसमें, वो भी अच्छा है, क्योंकि ये भी एक तरीका है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत उपाय नहीं कर सकते, है ना। तो रोज़ थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, चाहे 2 मिनट का कर लो। और मेडिटेशन आप अगर बस में जाते हो अपने ऑफिस, तो आप बस में भी कर सकते हो। अगर आप कैब में जाते हो तो आप कैब में भी कर सकते हो। आप लंच ब्रेक में भी कर सकते हो। आपका लंच ब्रेक है, आप 2 मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हो। तो धीरे धीरे केतु आपका जो है आपको वो अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो इस प्रकार से सारी रेमेडीज आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके ही कर सकते हो। कुछ बहुत बड़ी रेमेडी परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो अच्छा है। परफेक्ट। अब कोई नहीं कहेगा मेरे को कि रेमेडी दो, आपने सारी दे दी कि उसमें कि ये, और बहुत इजी दे दी कि ये तो बेसिक ही है, ये अगर ये चीज़ें सेट कर लोगे तो चीज़ें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये करनी ही चाहिए। हाँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पहले ही हमारी लाइफ स्टाइल में थी। हम मॉरल साइंस है ये, वैसे एक तरीके से देखे तो देखिए पहले ये थी अपना भी। अभी क्या है, अब हम कहते हैं कि आज राहु का युग है। हाँ बिल्कुल राहु का युग है। अब आप देखो कि हम खाना किस प्लेट में खाते हैं, स्टील की प्लेट में खाते हैं, या फिर बोन चाइना की प्लेट में खाते हैं, या मेलामाइन के आ गया वो उसमें खाते हैं। ये सब राहु के प्रोडक्ट हैं। तो उससे हमारा राहु अपना आप ही इम्प्रूव हो रहा है। तो हम राहु के गिरफ्त में आ गए एक तरीके से। मेरे को भी बोलते हैं जब आते हैं कि आप राहु का ही काम कर रहे हो, मीडिया लाइन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ठीक है, पूरा मीडिया तो नहीं, पर मीडिया में टेक्नोलॉजी का पार्ट राहु का है। बिल्कुल ठीक बात है। या ऑनलाइन जो है वो है। लेकिन मैं लाइफ स्टाइल की बात कर रहा था। राहु ने क्या कर दिया, हम सबको स्वार्थी बना दिया। हम पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर औरों के बारे में। पहले उल्टा था इसका। अगर आप पहले देखेंगे, पहले के ज़माने में तो लोगों के बारे में भी सोचते थे, है ना, कि अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो मुझे खाना ना मिले पर उसको मिलना चाहिए। आज हम कहते हैं यार ये तो मेरे सीरियल का टाइम था, ये कहाँ से आ गया। ये राहु है, ठीक है ना। और पहले क्या होता था, पहले लोग किस में खाना खाते थे, तांबे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, जो थोड़े लोअर तबके के लोग थे। तो तांबा क्या, तांबा मंगल है। अगर आप आज भी तांबे में खाना खाओगे तो मंगल इंप्रूव होगा। आप कांसे की थाली में खाना खाओगे तो बुध इंप्रूव होगा। ये भी उपाय हैं। आप पीतल में खाओगे तो बृहस्पति इंप्रूव होगा। जो राजा महाराजा थे वो सोने में खाते थे या चांदी के बर्तनों में खाते थे। तो ये ग्रह अपने आप ही सेट हो रहे थे हमारे। सोने में खाने से क्या होता है? सोने में खाने से आपका सूर्य और बृहस्पति मजबूत होते हैं। चांदी में खाने से चंद्रमा मजबूत होता है। जैसे पहले रोटी हम लोग क्या गाय की निकालते थे पहले, तो गाय जो है वो शुक्र के रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो लोग गाय को पहली रोटी निकाल के देते थे तो शुक्र ठीक हो जाता था अपने आप ही, थोड़ा बैलेंस रहता था। मतलब ये नहीं कि उनके घर में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब कुछ हद तक जो आनी होगी उसका इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो रेमेडी अपने आप हो रही है। ओके, ऐसा। तो ऐसे कई काम थे जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में पहले कर लेते थे, अब वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि लाइफ इजी हो गई। और राहु एक और काम करता है, राहु हमें मशीनों के नज़दीक ले जाता है, मशीनों से प्यार हो जाता है हमें, और इंसानी रिश्तों से हम दूर होते चले जाते हैं। ये राहु का इम्पैक्ट है। सो सर, मेरा ना तब से दिमाग घूम रहा है कि मैं ये आपसे सवाल पूछ लूँ या नहीं पूछूं, विद नो ऑफेंस, बुरा मत मानना, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि
कुछ ऐसी, जैसे आपने बोला, जैसे मैंने सवाल पूछा आपसे कि हम वास्तु से करोड़पति बन सकते हैं, और आपने कहा हाँ 100% बन सकते हैं। तो कुछ ऐसी कोई आपके पास स्टोरी है कि कोई वास्तु से बहुत पैसे कमाया हो, आपने किसी के साथ ऐसा काम किया हो, किसी की हेल्प करी हो, कुछ ऐसा सा जो भी आपको जो भी याद आ रहा हो, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, बट आई वांट टू नो कि कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स वगैरह टाइप आप बताओ तो मजा आएगा ऑडियंस को भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हैं तो बहुत सारे जिनको अलग अलग किस्म के बेनिफिट भी हुए हैं। लेकिन जब आपने पैसे के बारे में बोला और करोड़ों की बात करी, तो मैं करोड़ों वाला एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। हाँ जी। कि कुछ साल पुरानी बात है, मेरे पास एक फैक्ट्री, मतलब उनका काम है, वो आए थे मेरे पास, बिजनेस है उनका। तो आई थिंक उस समय उनका कोई 10 या 12-13 करोड़ का टर्नओवर था उनका साल का। ओके। तो हमने उनके ऑफिस में काम किया, और उनके ऑफिस में कुछ मैंने चेंजेस करा। वो बैठते ही गलत जगह थे एक्चुअली। पहले मैंने उनकी सीटिंग चेंज कराई, उनके ऑफिस का मैंने दरवाज़ा दूसरी तरफ से खुलवाया, और मैंने उनके घर में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए उनके घर के अंदर, बिना तोड़ फोड़ वाले। ये चीज़ें हमने सेट करी, और धीरे धीरे उन्होंने स्पीड पकड़ना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी पुरानी बात है, 10 एक साल हो गए होंगे इस बात को। कि इन पिछले 10 सालों में वो रेगुलर मेरे टच में है, मैं हर महीने उनके यहाँ विजिट करता हूँ। तो पिछले 10 सालों में उनका जो 12-13 करोड़ का आसपास का टर्नओवर था, आज वो टर्नओवर उनका 1000 करोड़ से ऊपर का है। ओह जी, मेरा भी करा दो सर कुछ। मेरा भी टर्नओवर करा दो 100 करोड़ 200 करोड़ तक अभी। जी हाँ, बिल्कुल। उसके कुछ तरीके हैं, और वो आपकी कुंडली के अंदर उतना पोटेंशियल भी होना चाहिए, और उसके कुछ स्ट्रेटजीज हैं पूरी, वो सब लगाएंगे तो होता है ऐसा। एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है, जो आपने कहा कि यंगस्टर की बात आ रही है, तो मैं देख के कि एक बिल्कुल नौजवान लड़का मेरे पास आया था, वो भी कुछ साल पुरानी बात है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि जी मैं आपकी फ़ीस कहीं से उधार लेके आया हूँ, अगर आप मेरा कुछ कर सकते हैं तो तभी करना, नहीं तो मत करना। कि मैं 100 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से और वास्तु वालों से मिल चुका हूँ। हाँ। मैंने उनको कहा कि भैया जब 100 से मिल सके हो तो 101 और सही। मैंने कहा एक बार मुझे देखने दो, अगर मेरे बस में कुछ करना होगा तो मैं तुमसे फीस लूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं लूँगा। वैसे भी अगर किसी केस में मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आया तो मैं 100% रिफंड कर देता हूँ उनके, ये मेरी अपनी पॉलिसी है। तो खैर हमने वो देखा जी उनकी जन्म पत्री, तो उनकी जन्म पत्री के अंदर पोटेंशियल था, और उनकी बहुत अच्छी दशाएँ भी आने वाली थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास कोई काम नहीं था, और उसने मेरे को बताया था कि मेरी 0 इनकम है। उसके सब थे कि मेरे घर में शाम को सब्जी कहाँ से आएगी, मुझे रोज़ ये सोचना पड़ता है। ठीक है जी, मैंने उनके घर में कुछ चेंजेस किए, उनकी पत्री के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए, ऑफिस उनका सेटअप करवाया, काम वाम हुआ, थोड़ा टाइम लगा इसमें, धीरे धीरे ये। और आज की तारीख में, क्योंकि वो आज भी मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट में से हैं, आज की तारीख में उनकी 35 लाख रुपए महीने की इनकम है। वाओ जी, कराना पड़ेगा मेरे को भी अपना वास्तु। मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में। मैं कर रहा हूँ सारे पॉडकास्ट सबको बुलाता हूँ, मैं बुला इसलिए रहा हूँ सबको कि मेरे को और जानना है और जानना है, जब तक मैं बिल्कुल 100% श्योर ना हो जाऊँ। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि जानना जरूरी है। आप बिना जाने किसी चीज़ को नकार दोगे तो ये ठीक नहीं है मेरे। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि कम से कम आप उसके बारे में पहले जानो। अगर आपको लगता है कि भाई आपने वास्तु कराया और उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तब आपका बिलीफ जो है वो डगमगा सकता है, टूट सकता है। लेकिन हालांकि इसके भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने 2 चीज़ें बताई, 2 कहानियाँ बताई। दोनों कहानी में मेरे को एक एक जगह पे सवाल आया था। पहला जो आपने कहा था कि कुंडली में योग भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है, आपने कहा था कि आपकी कुंडली में भी पोटेंशियल होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि सपोज जैसे कि मैं चाहता हूँ इतने कमाना, बट मेरी कुंडली वो दिखा रही है कि ये नहीं कमा सकता, पर मैं फिर भी चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे करूँ, एक्टिविटीज़ और चीज़ें करूँ कि मैं कमा लूँ। ऐसा होता है? ऐसा मेरा मतलब इसी चीज़ से था। ओके। देखिए क्या होता है कि आपकी कुंडली के अंदर कितना पोटेंशियल है ये कौन जानता है, ये कौन बताएगा, डिसाइड कौन करेगा कि आप 10 करोड़ कमाओगे, 100 करोड़ कमाओगे, 1000 करोड़ कमाओगे, ये डिसाइड कौन करेगा? ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही करेगा, कोई वास्तु वाला ही करेगा जो उसको देख रहा है, समझ रहा है। देखिए मेरा मतलब क्या था, जब हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि आपको अपने पैसे के समीकरण को फॉलो करना पड़ेगा कि कौन से ग्रह आपको पैसा दे रहे हैं, कौन सी राशियाँ आपको पैसा दे रही हैं। अगर आप उस तरीके का काम करोगे, ये दोनों क्लाइंट वो काम करते हैं जो उनकी कुंडली में पैसे आने का काम है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैक्सिमम लोग वो काम करते हैं जो उनका ऑक्यूपेशन है। अब ऑक्यूपेशन में आप कुछ ना कुछ काम करोगे तो कुछ ना कुछ इनकम तो आ ही रही है, लेकिन फिर उस लेवल की सफलता आपको नहीं मिलेगी। हालांकि सफलता की डेफिनेशन हर आदमी की अलग हो सकती है। मेरी डेफिनेशन अलग है, आपकी डेफिनेशन अलग है। करेक्ट। और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि अगर किसी का आपको लगता है कि
आप नहीं कर सकते उस प्रोसेस पे काम, तो आप 100% फीस वापस कर देते हैं, राइट? जी बिल्कुल, हाँ आज तक ऐसी नौबत आई है सर? जी हाँ बिल्कुल। देखिए हम लोग ईश्वर नहीं हैं, जी। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम वहाँ पे प्रयास करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो मुझे पहले से ही कमज़ोर लगते हैं। ओके। ऐसा मुझे लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है रिजल्ट आने की, लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं सर आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, ये तो हर क्लाइंट के लिए मेरा कि अगर भैया आपको रिजल्ट नहीं आते, मुझे पैसा चाहिए, हर एक एक रुपया, एक एक पाई मुझे ईमानदारी की चाहिए अपने घर में। मेरे को किसी का दिल दुखा के पैसा नहीं कमाना है। फलेगा भी नहीं। फलेगा भी नहीं है, ना किसी को फलता है, ठीक है। मेरे को अपनी लाइफ के अंदर पैसा भले ही ज़्यादा ना हो, सुकून ज़्यादा चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत कमज़ोर केस है, इसमें संभावनाएं बहुत कम हैं, ऐसा एक केस मुझे याद भी आ रहा है, तो हम उनको कह देते हैं कि भैया हम कोशिश करके देख लेते हैं, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। 18 साल के इस जर्नी में मुझे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने 3 लोगों को उनका रिफंड किया है मैंने, कि काम के बाद भी रिजल्ट नहीं आए। 3 मैंने, मेरे ख्याल से 3.5 महीने हमने वेट किया था। वो एक प्रॉपर्टी को बेचने का केस था। ओके। तो वो प्रॉपर्टी बिकवानी थी, तो हम उसको बिकवा नहीं पाए थे। तो उसमें कुछ झोलझाल थे उसमें, कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उनके नाम पे नहीं थी, उसके कागज़ नहीं थे, और हम जिनकी ये बात कर रहे थे उनकी जन्मपत्री भी नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि वास्तु केस वीक था। केस वीक था, क्योंकि हमने एस्ट्रो वास्तु की बात की कि जब हम जन्मपत्री और वास्तु दोनों को मिला के वास्तु करते हैं तब 100% रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि उनके पास जन्मपत्री नहीं थी, अपना हॉरोस्कोप नहीं था। तो ऐसा कभी कभी होता है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मैं डर रहा था पूछने से पहले। नहीं ऐसा कुछ नहीं। थैंक्स। ओके, अब दिवाली आ रही है। दिवाली के पहले हम ये एपिसोड रिलीज करने वाले हैं, तो कुछ टिप्स दिवाली की पूजा कैसे करनी चाहिए, या कुछ रेमेडीज जो दिवाली की, क्योंकि मैंने सबसे सुना है जितने भी आए हैं कि दिवाली की रात जो होती है, दिवाली के आसपास की रातें बहुत पावरफुल होती है। तो क्या ऑडियंस उस रातों का बेनिफिट उठा सकती है? जी हाँ बिल्कुल, बेनिफिट तो उठा ही सकती है। और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी साधनाएं करते हैं, क्योंकि ये साधना करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अब चूंकि हम पैसे की ही बात कर रहे हैं और ये त्यौहार भी पैसे का, लक्ष्मी जी से संबंधित है। हालांकि वैसे राम जी से भी संबंधित है। रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे उस दिन वनवास काट के, तो इस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाई जाती है। तो देखिए मैं 1-2 रेमेडीज़ बता देता हूँ जो ईजिली सब लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इजी रेमेडी मैं सबसे पहले बता देता हूँ जो हर कोई कर सकता है, और ये पैसे के लिए खास तौर से। आपने क्या करना है, दीपावली वाले दिन सुबह जब आप उठें तो ये पहले से ला के रख लीजिए। आप अपने घर में 9 किलो गेहूँ ला के रख लीजिए। गेहूँ सब लोग जानते हैं, वीट। तो 9 किलो गेहूँ आप अपने घर में रख लीजिए। और जब आप दीपावली, बड़ी दिवाली वाले दिन की बात हो रही है, जब आप सुबह उठें तो आप इसको लेके बाहर जाएं, और जो आपको पहला गरीब आदमी नजर आए आप उसको ये दान दे दीजिए। 9 किलो गेहूँ। तो निश्चित रूप से आपको जो है धन का लाभ होगा इससे। ओके, ये छोटी सी रेमेडी है। एक और छोटी सी रेमेडी मुझे याद आ रही है, ये भी सब लोग कर सकते हैं। ये भी दीपावली वाले दिन करनी है, लेकिन ये दोपहर में करनी है, 11 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें आप एक लोटा ले लीजिए, उस लोटे में दूध डाल दीजिए, और उसमें कुछ चम्मच घी डाल दीजिए, और शक्कर डाल दीजिए, और इन तीनों को मिला लीजिए। दूध डालना है, कुछ चम्मच घी डालना है। लोटे दूध तो भरा होगा, उसमें 2-4 चम्मच घी डाल दीजिए, 2-4 चम्मच उसमें शक्कर मिला लीजिए, और मिक्स करके आप कहीं भी आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, मंदिर में हो तो ठीक है, कहीं बाहर भी हो तो भी ठीक है, वहाँ चले जाइए और उसकी जड़ में इसको अर्पित कर दीजिए आप। तो इससे भी पैसे का फ्लो जो है वो बनेगा जीवन के अंदर। तो ये ऐसी रेमेडी हैं, 2 छोटी रेमेडी हैं जो कोई भी कर सकता है, और ये मुझे लगता है बहुत ईजी है, और हर घर में जितने मेंबर हैं वो सब भी कर सकते हैं अगर उनको पैसा चाहिए जीवन के। एक और मैं रेमेडी बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको मैं स्वयं बहुत सालों से करता हूँ। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 लाल रंग की साड़ियाँ लेनी है, पहले से लेके रख सकते हैं, और कुछ सुहाग का या श्रृंगार का सामान लेना है, जैसे चूड़ी, बिंदी इत्यादि जो महिलाएं यूज करती हैं। 2 सेट बना लीजिए, और ये भी दीपावली वाले दिन, बड़ी दिवाली वाले दिन आपने करना है। इसको दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। आप कहीं पर भी आपके आसपास कोई माता का मंदिर हो, किसी भी माँ का हो, माँ दुर्गा का हो, लक्ष्मी जी का हो, किसी का भी मंदिर हो, आप वहाँ चले जाएं और ये सामग्री लेके, एक पूरी सामग्री ले जानी, दोनों हैं, इसमें से एक सामग्री आप माँ को अर्पित कर दें। पंडित जी को बोल दें कि मैं माँ को चढ़ाने आया कुछ दक्षिणा के साथ, और उनको चढ़ा दें पूरी श्रद्धा के साथ। आपकी पत्नी आपके साथ हो तो बहुत अच्छा, अनमैरिड भी कर सकते, कोई भी करेगा, पैसे का लाभ होगा। ये चढ़ा दीजिए और फिर मंदिर से आप बाहर निकल आएँ। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे ये चढ़ाने के बाद, तो जो भी गरीब लेडी आपको दिखे, जो शादीशुदा हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, जो गरीब लेडी आपको दिखे उसको बाकी का ये जो सामान है, हमारे पास एक साड़ी बची हुई है और ये जो सुहाग का सामान था और कुछ दक्षिणा आप रख के उनको दे दीजिए। इससे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, मेरा निजी अनुभव है ये उपाय का।
ओके, जी। जय माता दी। जय माता दी। एक बड़ा उपाय है अगर कोई करना चाहेगा, जो ये उन लोगों के लिए जो साधना करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, एक श्री यंत्र लेना है आपको। श्री यंत्र मार्केट में हर किस्म के मिल जाते हैं, और अगर आपके घर में पहले से तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। ओके, एक श्री यंत्र लेना है आपने, और एक आपने दीपावली वाले दिन, ये रात में होगा, ये आपने नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए आप, और आप माँ के सामने आसन लगा के बैठ जाइए जहाँ पे आप दिवाली की पूजा करेंगे। साफ़ सुथरा आसन होना चाहिए, उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ पर आप एक थाली में चावल की ढेरी बना लीजिए, थाली के ऊपर चावल रख लीजिए, और बीच में श्री यंत्र रख लीजिए आप, और एक धूप सुगंध वाली धूप जला लीजिए, गुलाब की हो तो बहुत अच्छा। और 11 गुलाब के फूल चाहिए आपको, 11 गुलाब के फूल, और 11 आपको चाहिए लघु नारियल। लघु मतलब छोटा नारियल, मतलब वो छोटे छोटे से नारियल आते हैं, सुपारी जैसे होते हैं। 11 लघु नारियल चाहिए आपको, और 11 गुलाब के फूल, ये अपने पास रख लीजिए। और एक माला ले लीजिए, कमलगट्टे की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्फटिक की माला ले सकते हैं आप। तो स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी का एक मंत्र करना है आपको। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्ये महालक्ष्मी नमो नमः। मैं रिपीट कर देता हूँ, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्ये महालक्ष्मी नमो नमः। और ये नहीं करना है तो आप कोई भी मंत्र कर लीजिए महालक्ष्मी का, जो आपको आता हो, या आप जिसको पहले से सिद्ध कर रखा हो, या कोई करता होगा अगर कोई मंत्र तो वो कर लीजिए। लेकिन करनी इसकी 11 माला है। अब आप एक माला करेंगे और एक गुलाब का फूल और एक लघु नारियल श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाएंगे। फिर एक माला करेंगे इसी मंत्र की, और एक लघु नारियल एक गुलाब का फूल श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाएंगे। ऐसे आप 11 माला कर लीजिए। 11 माला करने के बाद आप माला वहीं छोड़ दीजिए, ये पूरी सामग्री वहीं छोड़ दीजिए आप। और आप आसन से उठने से पहले थोड़ा सा जल लेके आसन के नीचे छिड़क लीजिए, और अपने अनामिका उंगली से अपने माथे पे तिलक कर लीजिए उस आसन के नीचे के जल का। और आप आसन को छोड़ के उठ जाइए। रात भर ये सामग्री वहाँ ऐसी पड़ी रहेगी, ठीक है। अगले दिन सुबह उठ के आपको क्या करना है, ये आपको श्री यंत्र और लघु नारियल, श्री यंत्र लघु नारियल, जो 11 लघु नारियल है श्री यंत्र है, और उसमें आपने एक गुलाब का फूल और एक मुट्ठी चावल किसी लाल कपड़े में बांध के अपने पैसे वाली जगह में आपने रख देना है। और बाकी का सामान आपने किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाह कर देना है। ये उपाय कर लीजिए, आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहेगी। और एक और सीक्रेट बता देता हूँ, ये उपाय मैं स्वयं कई साल से करता हूँ। ओके, हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। जितने भी ऑडियंस देख रही है, बिल्कुल सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा सदा आप पे बनी रहे, और भगवान राम जी आपका सदा कल्याण करें। यस। ऑल्सो ये लास्ट सवाल अब पूछ रहा हूँ मैं, हाउ वाज आई एज अ होस्ट। आपने तो देखे हैं पॉडकास्ट, तो सबसे मैं पूछता हूँ, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस सर? हाँ, आप सबसे पूछते हैं, अच्छी बात है, औरों का तो वो जाने। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने पहले भी शो किए हैं, और मैं खुद एक टीवी शो बहुत सालों तक मैं करता रहा हूँ। लेकिन आपका जो सवाल पूछने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और जब आप सवाल पूछते हो तो फिर आप सामने वाले को बोलने का मौका भी देते हो। हाँ। मैंने कई ऐसे होस्ट देखे हैं, वो खुद ही बोलते हैं। हाँ। वो सामने वाले को बोलने नहीं देते ढंग से। तो आपके अंदर ये सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे लगी कि आप सवाल पूछने के बाद उसको पूरा मौका देते हो कि भाई आप अपनी बात रखिए सामने। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आप बना के रखिए। थैंक यू सर, हमें पता होता है आपको भी। थैंक यू सर, हमें पता होता है कि अगर कोई ज़्यादा बोलेगा, हम बोलेगा बाद में एडिट में काट दें। ये बात भी ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। हर बार मेरे को लगता है कि कुछ कुछ समझ आ रहा है, फिर जैसे ही आप जैसे लोग मिलते हैं मेरे को लगता है अभी कुछ भी नहीं पता, तो वापस से मैं घूम के वहीं आ जाता हूँ, शून्य पे सवार हूँ, शून्य पे खड़ा हो जाता हूँ आके। फिर एक नए पॉडकास्ट में और जानने को मिलेगा। सो आई वॉन्ट कि आप फिर से एपिसोड पे आओ और ढेर सारे ज्ञान के साथ। एंड मेरे को बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। थैंक यू।